इस जादुई दुनिया की उत्पत्ति एक उपन्यास से है जो मैंने लिखा था। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मुझे एक पाठक से एक ईमेल मिला जो मेरे उपन्यास को रूपांतरित करना चाहता था। बहुत समय बाद जब मैंने इसे अपडेट करना बंद कर दिया था, मैंने सहमति दी। अचानक मैं अपने उपन्यास की दुनिया में एक प्रश्न चिन्ह से चिह्नित चेहरे के साथ पाया। 2 हफ्तों के बाद मैं इसके लिए अभ्यस्त होने लगा। केवल इन 2 हफ्तों के बाद मैंने पुष्टि की कि मैं सपना नहीं देख रहा था बल्कि एक गौण पात्र के रूप में पुनर्जन्म ले चुका था। अपने उपन्यास में बहुत सोचने के बाद मैंने अनुमान लगाया कि वापस जाने का तरीका मुख्य कहानी का पालन करना होगा। जब यह उस स्थान पर पहुंचेगा जहां मैंने उपन्यास को अपडेट करना बंद किया था, तो वह समाप्त हो जाएगा और मुझे लौटने का एक मौका मिल सकता है। हालांकि कहानी की लंबाई को देखते हुए इसमें लगभग 10 साल लगेंगे, क्योंकि यह दुनिया विभिन्न खतरों से भरी हुई है। मैंने इस शरीर से संबंधित स्कूल में जाने का निर्णय लिया। यह स्कूल क्यूब अकादमी है जो मेरे उपन्यास के मुख्य सेटिंग में नायकों को प्रशिक्षित करती है, विशेष प्रतिभाओं वाले कई छात्रों में। केवल कुछ चुनिंदा अभिजात वर्ग क्यूब के छात्रों के रूप में शामिल हो सकते हैं, चूंकि इस शरीर के मूल मालिक को इसमें शामिल होने में सक्षम होना चाहिए। उसके पास कुछ विशेष गुण होने चाहिए। हालांकि मुझे गौण पात्र की प्रतिभाओं के बारे में नहीं पता, मैं कुछ मदद करने की उम्मीद करता हूँ। क्यूब में मेरी कक्षा उपन्यास में मुख्य स्थान है। मुख्य पात्र, नायक और खलनायक दोनों सत्य कक्षा में हैं। मैं इस कक्षा में इन प्रतिभाशाली लोगों के साथ विभिन्न मुठभेड़ें करूंगा, उनके साथ 10 साल बिताने के बारे में सोचते हुए। मुझे भविष्य के बारे में कुछ अनिश्चितता महसूस होती है। जब शाम की कक्षाएं समाप्त हुईं, तो मैं छात्रावास लौट आया। मेरे दरवाजे पर एक पैकेज था। मैंने सोचा कि यह शरीर के मूल मालिक किम चंदोंग का होगा, लेकिन मेरी आश्चर्य के लिए जब मैंने इसे खोला तो यह मेरा लैपटॉप था। इसका रूप देखकर मैं चौंक गया। लैपटॉप फिर स्वचालित रूप से चालू हो गया और चमकदार रोशनी के साथ सिंक्रनाइजेशन प्रारंभ प्रदर्शित किया। किम चंदोंग के बारे में सब कुछ किम हाय जिन के साथ सिंक्रनाइज होने लगा, जो कि मैं हूँ। ये सभी सेटिंग्स थीं जो मैंने बनाई थीं। जब मैंने उपन्यास लिखा था, मैं यह जानने के लिए उत्सुक था कि लैपटॉप मुझे किसने भेजा होगा। सिंक्रनाइजेशन पूरा होने के बाद लैपटॉप अचानक बंद हो गया। मैंने विशेष शक्तियां प्राप्त कर ली थीं। मैं अब किम चंदोंग नहीं था, बल्कि मैंने अपनी मूल रूप में वापस लौट आया था। हालांकि सिंक्रनाइजेशन के कारण मेरी सभी विशेषताएं रीसेट हो गई थीं। मैंने धीरे धीरे लैपटॉप को डेस्क पर रखा और स्क्रीन पर अपना चेहरा स्पष्ट रूप से देख सकता था। मैंने कई विंडो देखी और मुझे लगता है कि यह वही है जिसे मैंने अपनी सेटिंग्स में ज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। यह एक जागरण की घटना है जो तब प्रकट होती है जब कोई अपनी सीमाओं को पार करता है। इस दुनिया में लोग इसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान के बाद कोई अपनी डेटा और प्रतिभाओं को समझ सकता है। एक संख्यात्मक तरीके से ताकत 1.2, सहन शक्ति 1.3। सरल शब्दों में आप अपनी स्थिति की विंडो देख सकते हैं। अपनी क्षमताओं को रीसेट करने के बाद मेरे मान किम चंदोंग के मुकाबले स्पष्ट रूप से कम हैं। स्थिति पट्टी में कई विकल्प हैं। अब इस विचार में एक प्रतिभा के लिए 10,000 एसपी लिखी जा सकती है, लेकिन उनमें से सबसे प्रमुख सेटिंग्स हैं। हस्तक्षेप शक्ति। मुझे इस क्षमता के बारे में लिखना याद नहीं है और मैं अपनी उपस्थिति को बढ़ाकर संबंधित एसपी अंक प्राप्त कर सकता हूं। 1000 एसपी अंक एक क्षमता अंक के लिए बदले जा सकते हैं। यह निस्संदेह मुझसे इस दुनिया की मुख्य कहानी में हस्तक्षेप करने के लिए कह रहा है। जब मैंने सोचा कि यह बेतुका है, तभी एक स्थिति की विंडो अचानक प्रकट हुई, लेकिन यह सभी प्रश्न चिन्ह थे।
और इसे केवल मुख्य कहानी समाप्त होने के बाद ही अनलॉक किया जा सकता था। सौभाग्य से मैं पहले से ही इस दुनिया में शामिल होने के लिए तैयार था। अगर मैं मुख्य पात्रों से जुड़ सकता तो शायद मैं यहाँ से निकलने का कोई रास्ता खोज सकता। इसे देखते हुए मुझे अपनी ताकत बढ़ाने की भी आवश्यकता है ताकि कहानी को सुचारू रूप से पूरा कर सकूं। मैंने फिर अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपने अंक का उपयोग किया। मेरी लिखी गई उपन्यास में स्तर बढ़ाने का कोई सिद्धांत नहीं है। नायक क्षमता अंक प्राप्त करके मजबूत होते हैं। मेरी हाल की आवंटन पूरी तरह से लॉक बढ़ाने के लिए उपयोग की गई थी। मेरे उपन्यास में लॉक एक अत्यधिक शक्तिशाली क्षमता है, लेकिन चूंकि यह एक निश्चित क्षमता है, इसे अंक के साथ बढ़ाने के लिए सेट किया गया था। हालांकि अगर मैं अपने अंकों को एसपी अंकों में परिवर्तित करता हूं, तो मैं ऐसा कर सकता हूं। इसलिए मैंने जल्दी से इसे आजमाने की तैयारी की और मैंने अभी-अभी प्राप्त किए गए 10 अंकों को परिवर्तित किया। मैंने भाग्य को 9 तक बढ़ाने के लिए 9000 एसपी अंक का उपयोग किया। फिर मैंने अप्रत्याशित रूप से एक रहस्यमय भाग्य को सक्रिय किया, जो एक सुखद आश्चर्य था, क्योंकि मेरा भाग्य मूल्य अब 9.1 तक पहुंच गया है। मुख्य पात्र किम सुहो का जादुई क्षमता मूल्य लगभग 9.0 है। तो यह एक शानदार परिणाम है। मैं अपने शेष एसपी का उपयोग अपनी दृढ़ता बढ़ाने के लिए करने की योजना बना रहा हूं। क्योंकि मुझे क्यूब में चरम प्रशिक्षण सहन करना है, मेरी अत्यधिक उच्च भाग्य की मदद से मेरी दृढ़ता अप्रत्याशित रूप से 7.2 तक पहुंच गई। बस जब मैंने सोचा कि मैं इसका लाभ उठाना जारी रख सकता हूं, सिस्टम ने एक गंभीर त्रुटि का पता लगाया। इसलिए अब से मैं निश्चित क्षमता मूल्यों को संशोधित करने के लिए एसपी का उपयोग नहीं कर सकता। हालांकि थोड़े निराश होकर मैंने अपने भाग्य को बढ़ाने का अवसर लिया और दृढ़ता को बढ़ाने का। मेरे पास सिस्टम द्वारा दिए गए 10,000 देखभाल एसपी अंक हैं, लेकिन मैं इन अंकों को खर्च करने से पहले सोचने का इंतजार करूंगा। अगले दिन सुबह के प्रशिक्षण के बाद हमारे आने वाले वर्ष के कक्षाओं के प्रशिक्षक ने मंच पर भाषण दिया। उनका नाम किम सू ह्यूक है और विभिन्न संघों के वर्गीकरण के अनुसार वह एक ऊपरी मध्यवर्गीय नायक हैं। अपने आप को परिचित कराने के बाद उन्होंने आज के मुख्य विषय पर आगे बढ़ा। और आज का हमारा पहला कार्य हमारे मुख्य हथियारों का चयन करना था। जल्द ही प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में हम क्यूब के बड़े उपकरण गोदाम में प्रवेश किए। वहां कई प्राचीन हथियार थे और जबकि सभी छात्र उपकरणों की चमकदार श्रृंखला से आकर्षित थे, प्रशिक्षक ने सभी को अपने हथियार चुनने के लिए जल्दी किया। एक बार जब मुख्य हथियार चुना जाता है तो इसे कम से कम 6 महीने तक उपयोग करना होता है। छात्रों ने अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर अपने पसंदीदा हथियार चुने और उपकरण गोदाम में सभी प्रकार के हथियार उपलब्ध थे। मुख्य पात्रों को अपने हथियारों का चयन करते हुए देखकर मैंने फिर अपने लिए उपयुक्त हथियार की तलाश शुरू की। अपनी वर्तमान विशेषताओं के साथ मैं बस उन हथियारों का उपयोग नहीं कर सकता जो अन्य छात्र कर सकते हैं। इसके अलावा मैं उन तलवारों और चाकुओं से परिचित नहीं हूं, इसलिए मेरे चयन मानदंड स्पष्ट थे। एक ऐसा जो मैं जल्दी से समझ सकूं और दूसरा जो मैंने अपनी मूल दुनिया में देखा था। चारों ओर देखते हुए मैंने जल्द ही अपने लक्ष्य का निर्धारण किया, लेकिन मेरा चुनाव मेरे सहपाठियों का ध्यान आकर्षित कर लिया। फुसफुसाते हुए प्रशिक्षक ने बस आगे देखा, इसलिए मैं जिस हथियार को चुना उससे आश्चर्यचकित था, क्योंकि मैंने एक छोटा हैंडगन उठाया था। कई लोग हंसने से खुद को रोक नहीं पाए, प्रशिक्षक भी उलझन में था। यह जानकर कि मैंने अपने पिछले सैन्य स्कूल में एक तलवार का उपयोग किया था, मैंने शांति से कहा कि मैं एक अलग हथियार में स्विच करना चाहता था। यह सुनकर प्रशिक्षक ने कहा कि क्यूब अपने छात्रों की स्वायत्तता का समर्थन करता है और उनके सभी विकल्प, लेकिन परिणाम की परवाह किए बिना
हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कुछ पहले से ही संदेह कर रहे थे कि मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, और अन्य मुझे एक पाठ पढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। अनुकरणीय द्वंद्वों के दौरान मुझे हथियारों के बीच का अंतर दिखाने के लिए। इसके लिए मैं भी बेबस था। आखिरकार यह मेरी अपनी सेटिंग थी, और हालांकि इस दुनिया में बंदूकें भी उत्कृष्ट हथियार हैं, यह केवल साधारण लोगों के लिए है जो जादू का उपयोग नहीं कर सकते। उपन्यास की सेटिंग में बंदूकें जादुई गोलियों का उपयोग करती हैं जो धातु की गोलियों से अधिक शक्तिशाली होती हैं, लेकिन फिर भी बंदूकें नायकों के बीच लोकप्रिय नहीं हैं। पहला कारण यह है कि सीमा, चाहे उपयोगकर्ता कितने भी मजबूत हों, एक बंदूक की विनाशकारी शक्ति नहीं बदलती। दूसरा, इस दुनिया में मिथकों और किंवदंतियों का भौतिक रूप है, और उन मिथकों से हथियार वास्तव में मौजूद हैं। इसलिए जितनी पुरानी इतिहास और उतनी ही मजबूत उत्पत्ति, हथियारों का स्तर उतना ही ऊंचा होता है। यही कारण है कि नायक इन प्राचीन हथियारों को पसंद करते हैं, क्योंकि वे उनका उपयोग करके अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं और अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं। लेकिन यह सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मैं एक मंगा का नायक नहीं हूँ, और न ही मैंने वास्तव में तलवारों जैसे हथियारों का उपयोग किया है। मैं इनसे कैसे मुकाबला कर सकता हूँ? क्यों छात्रों के लिए मेरे लिए एक बंदूक सबसे अच्छा विकल्प है? अब जब मैंने एक हथियार चुना है, तो एक प्रतिभा प्राप्त करने का समय है। प्रतिभा को विशेष क्षमता भी कहा जाता है, जो एक नायक की शक्ति का आधार है। आमतौर पर एक व्यक्ति के पास केवल एक प्रतिभा होती है, लेकिन कुछ अपवाद हैं। किम सू हो अपने प्रदर्शित तलवार संत प्रतिभा के अलावा उसके पास अन्य प्रतिभाएं हैं जो अभी तक कहीं और प्रकट नहीं हुई हैं। उपकरण कक्ष छोड़ने के बाद किम सू हो प्रशिक्षण कक्ष में गया। उसने आगे की लड़की चाइना युन को बुलाया। उसके हाथों में धनुष और तीर देखकर किम सू हो ने याद किया कि सत्यवर्ग ने अभी एक और शार्पशूटर प्राप्त किया है। हालांकि उसके शब्दों ने चाइना युन को काफी परेशान कर दिया, क्योंकि वह मुझे एक सच्चे शार्पशूटर के रूप में नहीं मानती और यहाँ तक कि संदेह करती है कि मैंने एक नायक बनने का प्रयास छोड़ दिया है। छात्रावास लौटने के बाद मैंने अपने विचारों को व्यवस्थित करना शुरू किया। फिर मैंने अपने लिए उपयुक्त प्रतिभा के बारे में सोचने की योजना बनाई, और जब मैंने पहली प्रतिभा निर्धारित की, तो मुझे अतिरिक्त 10,000 एसपी अंक भी मिलेंगे। इसलिए मैंने कंप्यूटर पर प्रतिभा को आकस्मिक रूप से टाइप किया, मास्टर शार्पशूटर। तुरंत बाद मैंने एसपी अंक का उपयोग करके इसके सेटिंग को अंतिम रूप दिया। अप्रत्याशित रूप से अंकों का उपभोग करने के बाद स्थिति पट्टी स्वचालित रूप से उस पर आधारित संशोधित हो गई जो मैंने लिखा था। मास्टर शार्पशूटर का विवरण सभी प्रकार के रेंजड हथियारों का कुशलता से उपयोग करने में सक्षम है। न केवल दूर की दूरी देख सकता है, बल्कि 1000 मील की आंख की क्षमता का उपयोग भी कर सकता है। यह प्रभाव भविष्य में काफी अच्छा है। इसके अलावा बंदूकों के मैं धनुष और तीर का भी उपयोग कर सकता हूं, और मास्टर शार्पशूटर की परिचय से यह प्रतीत होता है कि यह एक विकसित होती प्रतिभा है। कुछ विचार करने के बाद मैंने मास्टर शार्पशूटर को चुनने का निर्णय लिया। अब यह इस प्रतिभा पर निर्भर करेगा। मुझे कहानी के अंत तक ले जाने के लिए समय तेजी से अगले दिन की ओर बढ़ा। शिक्षक टॉवर्स और डंगेनों की रणनीतियों पर व्याख्यान दे रहे थे। अवलोकन और ब्राउजिंग की प्रतिभाएं होने के कारण मुझे सिद्धांत कक्षा की सामग्री को आसानी से समझने के लिए ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं थी। अवलोकन और ब्राउजिंग मुझे अपने दृश्य क्षेत्र में लोगों का अवलोकन करने की अनुमति देता है, यहाँ तक कि उनके स्मार्ट वॉच की सामग्री भी देख सकता है, और बिना किसी माध्यम के किसी भी समय कंप्यूटर पर जानकारी पढ़ने में सक्षम बनाता है। कक्षा के बाद शिक्षक ने सभी को याद दिलाया कि
समीक्षा करना न भूलें, क्योंकि जल्द ही एक लिखित परीक्षा होगी। एक बार शिक्षक के जाने के बाद चाइना यान ने शिकायत की कि हमें यह सभी सिद्धांतात्मक ज्ञान क्यों सीखना चाहिए। क्या हमें वास्तविक मुकाबले में अपने कौशल नहीं दिखाने चाहिए? ऐसा लगता है कि उसके शब्द वास्तविकता बन गए। अगले ही क्षण सत्य कक्षा के दरवाजे खोले गए और यह प्रशिक्षक निकला। इस खबर को सुनकर सभी को 20 मिनट में चौक पर इकट्ठा होने के लिए सूचित करते हुए चाइनियन बहुत खुश थी, जैसे उसने उम्मीद की थी। प्रशिक्षक सभी को व्यावहारिक प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए भेज रहा था। प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचते हुए प्रशिक्षक ने ज्यादा विस्तार से नहीं बताया और तुरंत समूह बनाना शुरू कर दिया। प्रत्येक टीम में 4 सदस्य थे और निष्पक्षता के लिए निम्न रैंक वाले छात्रों को उच्च रैंक वाले छात्रों के साथ जोड़ा गया। इसके अलावा ये समूह मध्यावधि परीक्षा तक रहेंगे। मूल बातें समझाने के बाद प्रशिक्षक ने एक बड़े स्क्रीन पर समूहों को प्रदर्शित किया। मुझे नायक की टीम की परवाह नहीं थी, लेकिन मेरी आश्चर्य की बात थी कि मुझे योना के साथ समूह में रखा गया। जैसे सभी क्लासिक उपन्यासों में नायक हमेशा एक समूह के साथ होता है जो उसके साथ टकराता है और फिर कहानी को आगे बढ़ाता है। मेरी उपन्यास की मूल सेटिंग में योना मुख्य पात्रों में से एक थी। वह देश के सबसे मजबूत गिल्ड की उत्तराधिकारी है, सीधी की सार, और वह एक प्रतिष्ठित परिवार की वंशज भी है। उपन्यास के प्रारंभिक भाग में वह नायक किम सुहो के विपरीत खड़ी होती है, लेकिन अंततः वे समान आदर्शों के साथ साथी बन जाते हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि वह मेरी टीम में क्यों है। मेरी स्थिति को देखते हुए योना के साथ शामिल होना बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी कहानी में मेरी भूमिका जितनी महत्वपूर्ण होगी, मैं उतने ही अधिक एसपी अंक कमाऊंगा। मैंने चुपचाप योना का ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका खोजने का संकल्प लिया। उस क्षण योना, जो आराम कर रही थी, ने किसी को उसे बुलाते हुए सुना। मुड़कर देखा तो यह साथी टीम के सदस्य थे, जीन होसंग और अजुकी। हालांकि दोनों बहुत खुश थे, योना ने उस क्षण में यह नहीं देखा कि वे टीम के साथी थे। एक बार जब उसने इसकी पुष्टि की तो उसने तुरंत अपना रवैया बदल दिया और बहुत विनम्र हो गई। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उनके पास केवल 3 लोग हैं। योना ने यह सोचते हुए पूछा कि अन्य टीम साथी कौन था। मैंने आगे बढ़ने की पहल की। उसे मुझसे कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन मैं संकोच नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे पता था कि योना कमजोर लोगों को नापसंद करती है। मैंने अपना परिचय भी नहीं दिया था जब मेरे बगल में जीन होसंग ने तुरंत मुझे पहचान लिया कि मैं वही व्यक्ति हूं जिसने हथियारों के कमरे में हैंडगन चुनी थी। उसने उल्लेख किया कि मेरी पहली वर्ष के छात्रों में पहले से ही एक अच्छी प्रतिष्ठा फैल चुकी थी। हालांकि जब देखा कि हम अभी भी बातचीत कर रहे हैं, प्रशिक्षक तुरंत प्रकट हुआ और बाधित किया। आज के व्यावहारिक प्रशिक्षण की शुरुआत करते हुए प्रत्येक टीम को स्मार्ट वॉच पर उन दानवों के निर्देशांक भेजने के बाद योना और उसकी टीम ने लंबे समय के प्रशिक्षण के बाद बहुत उच्च क्षमता मान थे और उनकी प्रगति तेज थी। लेकिन मैं अलग था। जब हम लगभग गंतव्य पर पहुंचने वाले थे, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मरने वाला हूं। हालांकि मेरी शारीरिक विशेषता निश्चित रूप से सामान्य लोगों की तुलना में अधिक थी। क्यूब छात्रों की तुलना में मैं केवल टीम का पिछला हिस्सा बन सकता था। समुद्र तट पर पहुंचने के बाद हम प्रशिक्षण क्षेत्र के 8वें समुद्र तट पर पहुंचे। इस क्षेत्र का दानव काला कुबड़ वाला ऑक्टोपस था, जिसकी बर्बरता पर कोई सवाल नहीं था। मैं भी पहुंच गया। योना ने एक लड़ाई की योजना बनाई। काला कुबड़ वाला ऑक्टोपस एक निम्न मध्य स्तर का दानव है। हालांकि इसका अपना आक्रमण शक्ति मजबूत नहीं है। कुंजी इसके सिर पर मौजूद ट्यूमर है जो 10 छोटे ऑक्टोपस को निकाल सकता है। ये छोटे ऑक्टोपस एक भयानक खून चूसने की क्षमता रखते हैं, जो उनका सबसे घातक हिस्सा भी है।
हसुकी और जीन होसंग ने सोचा कि 10 ऑक्टोपस को जल्दी से संभालने के लिए इस कार्य को मुझे एक धनुर्धारी के रूप में सौंपना सबसे अच्छा होगा। हालांकि योना असहमत थी। उसने छोटे ऑक्टोपस के साथ खुद निपटने पर जोर दिया, जबकि जीन होसुंग और अजुकी अपनी ताकत को बचाए रखते थे। काले हम्प वाले ऑक्टोपस में मजबूत आत्महीलिंग क्षमता होती है और उन्हें एक ही झटके में इसके घातक हिस्से पर वार करना था। योना की योजना स्पष्ट रूप से मुझे प्रशिक्षण से बाहर रखना थी, आदेशों का पालन करना। जीन हो सुंग ने पहले एक बड़े पत्थर पर निर्णायक रूप से प्रहार किया ताकि उस राक्षस को किनारे पर लाया जा सके। यह योजना सफल रही। किनारे पर इंसानों को देखकर काला हम्प वाला ऑक्टोपस तेजी से तैरकर आया। योना वार करने के लिए तैयार थी। काला हम्प वाला ऑक्टोपस बिल्कुल भी नहीं छिपा और तुरंत अपने सिर से खून चूसने वाले ऑक्टोपस को छोड़ दिया। ये छोटे राक्षस अविश्वसनीय रूप से तेज थे। यहां तक कि जब जीन हो सुंग ने हमले को देखा तो वह बच नहीं सका। सौभाग्य से योना ने योजना के अनुसार समय पर कार्रवाई की। उसकी लाठियां सफलतापूर्वक हर ऑक्टोपस को मार रही थीं। योना ने इसे बहुत आसान बना दिया, लगभग कोई प्रयास किए बिना। यह देखकर जीन होसुंग पूरी तरह से आश्वस्त हो गया कि यूहना क्यूब्स के फ्रेशमैन में 7वें स्थान पर क्यों थी। यूहना का धन्यवाद करने के बाद उसने जल्दी से युद्ध क्षेत्र से पीछे हट गया। यूहना को सीधे मुकाबले को अस्थायी रूप से संभालने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही उसने काले हम्प वाले ऑक्टोपस की टेंटेकल से एक हमले से बचा, मैंने कार्रवाई करने का एक अवसर देखा। एक लहराता हुआ छोटा ऑक्टोपस योना के पीछे प्रकट हुआ। भले ही अजुकी ने समय पर इसे देखा, दूरी बहुत करीब थी। उस क्षण में योना समय पर बच नहीं सकी। योना के आश्चर्य के लिए एक बंदूक की आवाज के साथ संकट तुरंत टल गया। शूटर और कोई नहीं बल्कि मैं था, जो दूर नहीं खड़ा था, मास्टर शार्प शूटर के संवर्धन के साथ। मेरी हैंडगन को लगभग कभी भी चूकने वाला नहीं कहा जा सकता। आश्चर्यचकित यूहना को विश्वास नहीं हो रहा था कि किम हा जिन, जिसे उसने नीचा दिखाया था, ने उसे एक महत्वपूर्ण क्षण में बचा लिया। अजुकी और जीन हो सुंग भी मेरी समय पर हस्तक्षेप पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। यूहना मूल रूप से जिद्दी थी, कह रही थी, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि कार्रवाई मत करो इससे पहले कि वह खत्म कर पाती। काला हम्प वाला ऑक्टोपस ने अपने अगले हमलों का दौर शुरू किया। इस बार ऑक्टोपस की संख्या जानकारी से भिन्न थी, क्योंकि अब केवल 10 नहीं थे बल्कि दर्जनों थे, जिन्हें यूहना भी संभाल नहीं सकी। मैं इससे घबराया नहीं था। बड़ी संख्या में राक्षस होने के बावजूद वे बुद्धिमान नहीं थे और उनकी गति के पैटर्न को पकड़ना आसान था। यह क्षण मेरे कौशल को दिखाने का सबसे अच्छा समय था, क्योंकि मेरे मास्टर शार्पशूटर के पास एक विशेष कौशल था, बुलेट टाइम। यह 3 सेकंड के लिए समय के प्रवाह को धीमा कर सकता था। अगली बात जो मुझे करनी थी हर खून चूसने वाले ऑक्टोपस के माध्यम से जल्दी से गोली चलाना। 3 सेकंड लंबे नहीं होते। यूहना और दूसरों की नजरों में यह लगभग कुछ सांसों का ही मामला था, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने अचानक पाया कि कई ऑक्टोपस सभी को छिद्रित कर दिया गया था। सब कुछ इतना चौंकाने वाला होने के बावजूद यूहना ने युद्ध क्षेत्र की स्थिति को जल्दी से समझ लिया। छोटे ऑक्टोपस के बिना काले हम्प वाले ऑक्टोपस की कमजोरी अब ढकी नहीं थी। बस एक पल में उसकी लाठी बाहर निकली और काले हम्प वाले ऑक्टोपस की कमजोरी के चारों ओर कसकर लिपट गई। साथ ही आयोना ने अपने साथियों को हमले के लिए तेजी से प्रेरित किया। अजुकी और जीन हो सुंग ने 1 सेकंड के लिए भी संकोच नहीं किया
और राक्षस के सिर पर कूद पड़े। अगले क्षण दोनों ने अपनी जादुई शक्ति को छोड़ दिया और उनकी शक्तिशाली संयुक्त हमले के तहत काला हम्प वाला ऑक्टोपस आश्चर्यजनक रूप से मौके पर ही मारा गया। सत्य कक्षा टीम 5 का असली मुकाबला मिशन इस प्रकार पूरा हुआ। यह देखते हुए कि सब कुछ अंततः हल हो गया था, मैंने और अधिक प्रयास करना बंद कर दिया और लेट गया। बुलेट टाइम का पहली बार उपयोग करते हुए मैंने अपनी सारी ऊर्जा लगभग समाप्त कर ली थी जब मैंने टीम के घोषणा सुनी। 5 का कुल समय 58 मिनट और 58 सेकंड था। योना बहुत निराश दिखाई दी क्योंकि यह परिणाम केवल 16वें स्थान पर था। यह तब तक नहीं हुआ जब तक कि कक्षा में लौटकर सभी टीमों के समय को बड़े स्क्रीन से पुष्टि नहीं किया। योना को एहसास हुआ कि उसने गलत नहीं सुना। हालांकि अकादमी व्यक्तिगत स्कोर को अलग से गणना करेगी क्योंकि ड्रोन पूरे कोर्स की फिल्मिंग करते हैं। जो उसे असंतुष्ट करता था वह चाई नियन से फिर से हारना था। नियन की टीम चौथे स्थान पर रही। योना ने क्यूब अकादमी में प्रवेश किया। उसने शुरुआत से ही चाइना युन से बेहतर प्रदर्शन करने का संकल्प लिया था, लेकिन पहले प्रशिक्षण सत्र में हार गई। योना के लिए इसे स्वीकार करना और भी कठिन था क्योंकि पास में एक लड़का चाइना युन को लगातार देख रहा था। योना चाई नियन के पास गई, लेकिन जैसे ही नियन ने किसी के पास आते हुए महसूस किया, योना ने अपना व्यवहार बदल दिया और नियन को बहुत नरमी से अभिवादन किया। योना ने व्यावहारिक प्रशिक्षण के बारे में पूछने आई थी। नियन को यह सुनकर खेद हुआ क्योंकि उसकी टीम केवल चौथे स्थान पर रही। लेकिन जब नियन ने सुना कि योना की टीम 16वें स्थान पर रही तो उसने फिर भी उनकी प्रशंसा की कि वे काफी प्रभावशाली थे, यह बताते हुए कि इस परिणाम को प्राप्त करना एक बंदूकधारी की तरह ड्रेक के साथ प्रशंसनीय था। फिर भी योना के अंदर संघर्ष था क्योंकि नायन ने उल्लेख किया वे 10 मिनट में अपने गंतव्य तक पहुंच सकते थे, लेकिन मेरी वजह से 50 मिनट बर्बाद हो गए। हालांकि बाद की लड़ाई में मैंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जादुई गोलियों के साथ दर्जनों रक्त पिपासु ऑक्टोपस को मारने में सक्षम होने के कारण वह यह जानने के लिए और अधिक उत्सुक हो गई कि मैं वास्तव में कौन था। व्यावहारिक प्रशिक्षण के बाद के दिनों में मैं अपने शरीर को प्रशिक्षित करने गया। केवल अब पिछले लड़ाई से लाभों की जांच करना याद आया। वर्तमान में मेरी प्रतिभा की दक्षता 20% बढ़ गई है। लॉक द्वारा सक्रियत मेरी धारणा 0.03 बढ़ गई है और मेरी दृष्टि और श्रवण में सुधार हुआ है। मेरी संवेदनशील क्षमताएं भविष्य में बढ़ेंगी। इस बीच योना की कहानी में शामिल होकर मैंने कई 100 एसपी अंक भी प्राप्त किए। इस समय के दौरान मेरी कई क्षमताएं सुधार गईं। सभी हालिया लाभों की समीक्षा करने के बाद मैंने आज की ट्रेनिंग शाम को छात्रों के डॉर्मिटरी के शानदार क्षेत्र में शामिल की। योना देर रात तक अपने कंप्यूटर पर बैठी थी। सामग्री मेरे प्रशिक्षण के दौरान का प्रदर्शन थी। उसने इसे बार बार देखा और अंततः एक चौंकाने वाले आंकड़े पर पहुंची। मैंने केवल 3 सेकंड में अपने हैंडगन से 60 जादुई गोलियां चलाई थीं। फियोना ने सोचा कि क्या वास्तव में कोई इंसान 1 सेकंड में 20 बार ट्रिगर दबा सकता है, या क्या मेरे हैंडगन में बर्स्ट फायर बटन है। मुझे पूरी रात देखने के बाद उसने मेरे बारे में बहुत सारे संदिग्ध पहलुओं को पाया। युद्ध में इतनी उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद और विभिन्न प्रतिभाओं से परिचित होने के बावजूद उसने मेरा नाम पहले कभी नहीं सुना था। इस क्षण में शिन जोंगहक, जो दिन के दौरान चाई नियन को घूर रहा था, उसने उसे एक संदेश भेजा। शिन जोंगहक ने पूछा कि वह क्या कर रही थी। योना ने खुशी से कहा कि वह फुटेज की समीक्षा कर रही थी। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने भी उसकी टीम में बंदूकधारी के बारे में जिज्ञासा व्यक्त की।
क्योंकि क्यूब का व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरी तरह से रिकॉर्ड किया गया है। मूल रूप से अकादमी और बाहरी प्रमुख संगठनों के सभी लोग देख सकते हैं। योना की टीम में होने के कारण कुछ लोग हमारी टीम के प्रदर्शन को भी देख रहे थे, लेकिन अधिक लोग हमारी टीम के प्रदर्शन पर ध्यान देने लगे। ध्यान अभी भी नायक किम सू हो पर था, जिसमें निर्माता की पवित्र कृपा के उपगिल्ड मास्टर भी शामिल थे। युन सामा को किम सू हो से बहुत लगाव था, जो उसकी शानदार तलवारबाजी और असाधारण काटने की ताकत से प्रभावित थी। यह समझते हुए कि देश के शीर्ष गिल्ड उसे भर्ती करने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, वह कोई अपवाद नहीं थी। ऐसा साफ सुथरा, धूप में चमकता और हैंडसम प्रतिभा था जिसे कोई भी किसी भी कीमत पर भर्ती करना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे उसने व्यावहारिक प्रशिक्षण के फुटेज को देखना जारी रखा, उसने एक छात्र को बंदूक का उपयोग करते हुए देखा। सहायक ने टिप्पणी की कि युयोना के कारण कई लोगों ने वीडियो पर क्लिक किया था और इस बंदूकधारी ने केवल एक हैंडगन के साथ बहुत चर्चा शुरू की थी। उसने अविश्वसनीय परिणाम हासिल किए थे। सहायक ने यिनसुनाओ को यह भी बताया कि क्यूब में प्रवेश करने के बाद मैंने अपनी मुख्य हथियार को तलवारों से हैंडगन में बदल दिया। यह सुनकर युनसियोंग तुरंत समझ गई कि मुझे सफलतापूर्वक प्रबुद्ध होना चाहिए था। अतीत में ऐसे समान मामले हुए थे जहां प्रबुद्ध होने के बाद व्यक्ति ने अपने मूल रूप से कुशल मुख्य हथियार को अपने प्रतिभा के अनुसार एक हथियार से बदल दिया था। 17 वर्ष की आयु में प्रबुद्ध होना उसके लिए आश्चर्यजनक रूप से तेज था। दुर्भाग्य से अगर मुख्य हथियार एक आग्नेयास्त्र था तो मैंने सोचा कि यह उतना आकर्षक नहीं था। आखिरकार समय के साथ आधुनिक हथियारों के नुकसान अधिक स्पष्ट हो जाएंगे। समय तेजी से बीत गया और 3 दिन बाद अकादमी ने एक नया प्रशिक्षण मॉड्यूल पेश किया। इस बार यह एक अनुकरणीय द्वंद्व था, जो आमतौर पर जोड़ों में विशिष्ट हथियारों के साथ किया जाता था जो महत्वपूर्ण चोट नहीं पहुंचाते। हालांकि क्यूब में पहले वर्ष में एक व्यक्ति अपवाद था। फिर प्रशिक्षक ने जोर से मुझे उठने के लिए बुलाया, लेकिन अब तक मैं पहले ही 18 बार पूरी तरह से हार चुका था। दूसरों के विपरीत मेरा प्रतिद्वंद्वी अकादमी के प्रशिक्षकों में से एक था। इसका कारण यह था कि प्रशिक्षण आग्नेयास्त्र अभी भी असली बंदूकें का उपयोग करके बनाए जा रहे थे, जो पहले वर्ष के छात्रों को आसानी से घायल कर सकते थे। इसलिए मेरा अनुकरणीय द्वंद्व प्रशिक्षक को मेरे प्रतिद्वंद्वी के रूप में शामिल करता था। हालांकि मुझे मास्टर शार्प शूटर का 1000 मील की आंख का प्रभाव था, जिसने मुझे प्रशिक्षक के हमले की दिशा को स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति दी, फिर भी यह इस पर निर्भर करता था कि क्या मैं गति के साथ बनाए रख सकता था। प्रशिक्षण के बाद मैं पूरी तरह से थक गया था। जैसे ही मैं कोक पीने और आराम करने वाला था, मैंने युयोना को देखा। हमारे पिछले अनुभवों के कारण एक दूसरे के प्रति हमारी पहली छाप अच्छी नहीं थी। हालांकि वह एक चरित्र थी जिसे मैंने बनाया था, उसका स्वभाव वास्तव में भयानक था। लेकिन अचानक मुझे युयोना के लिए मैंने जो सेटिंग्स लिखी थीं, वह याद आईं। इसलिए मैंने यह परीक्षण करने का निर्णय लिया कि क्या वे सटीक थीं। मैंने युयोना को बुलाया और फिर उसकी ओर एक कोक की कैन फेंकी। अप्रत्याशित रूप से उसने मेरी मंशा को नहीं समझा, लेकिन उसने स्वाभाविक रूप से कोक को पकड़ लिया। यह समझते हुए कि क्या हो रहा है, युयोना ने सोचा कि क्या यह एक उकसावा था। इस पर मैंने कहा कि पिछले प्रशिक्षण ने उससे लाभ उठाया था और यह एक सद्भावना का इशारा था। बेशक मेरा एक और उद्देश्य था, जो यह था कि मैं यह परीक्षण करना चाहता था कि नायक समूह के सदस्यों के साथ बातचीत करके मैं कितने एसपी अंक प्राप्त कर सकता था। मेरी बात सुनकर युयोना ने धीरे से अपने बालों को छुआ और फिर कोक को मुझे वापस फेंक दिया। मुझसे कहा कि हम एक दूसरे के साथ परिचित नहीं हैं।
यह उसका मुझे पहला चेतावनी थी। तुरंत बाद यूयोना मुड़ी और चली गई, लेकिन जैसे ही वह चल रही थी, उसने अचानक कुछ असामान्य महसूस किया। यूयोना को लगा कि उसका हैंडबैग भारी लग रहा है, इसलिए उसने रुककर उसे खोला। अंदर एक और कोक की कैन थी, जिसे मैंने अभी अभी अंदर डाल दिया था। गुस्से में उसने पहले इसे कचरे के डिब्बे में फेंकने का सोचा। मैंने प्रशिक्षक को अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में शामिल किया, हालांकि मेरे पास मास्टर शार्प शूटर की 1000 मील की आंखों का प्रभाव था, जिसने मुझे प्रशिक्षक के हमले की दिशा को स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति दी। फिर भी यह इस पर निर्भर करता था कि क्या मैं प्रशिक्षण के बाद गति के साथ बनाए रख सकता था। मैं पूरी तरह से थका हुआ था जब मैं कोक पीने और आराम करने वाला था। मैंने यूयोना को देखा, हमारे पिछले अनुभवों को देखते हुए एक दूसरे के प्रति हमारी पहली छापें अच्छी नहीं थीं, हालांकि वह एक पात्र थी जिसे मैंने बनाया था। उसका स्वभाव वास्तव में भयानक था, लेकिन अचानक मुझे यूयोना के लिए मैंने जो सेटिंग्स लिखी थीं, वह याद आई। इसलिए मैंने यह परीक्षण करने का निर्णय लिया कि क्या वे सटीक थीं। मैंने यूयोना को बुलाया और फिर उसकी ओर एक कोक की कैन फेंकी। अचानक पकड़ी गई, वह मेरी मंशा को नहीं समझी, लेकिन उसने स्वाभाविक रूप से कोक को पकड़ लिया, यह समझते हुए कि क्या हो रहा है। यूयोना ने सोचा कि क्या यह एक उकसावा था। इस पर मैंने कहा कि पिछले प्रशिक्षण से उसे लाभ हुआ था और यह एक सद्भावना का इशारा था। बेशक मेरा एक और उद्देश्य था, जो यह था कि मैं यह परीक्षण करूं कि नायक समूह के सदस्यों के साथ बातचीत करने से मुझे कितने एसपी अंक मिल सकते हैं। मेरे शब्द सुनकर यूयोना ने धीरे से अपने बालों को छुआ और फिर कोक को मुझे वापस फेंक दिया। मुझसे कहा कि हम एक दूसरे के साथ परिचित नहीं हैं। यह मुझे उसका पहला चेतावनी था। तुरंत बाद यूयोना मुड़ी और चली गई, हालांकि चलते समय उसने अचानक देखा कि कुछ गड़बड़ थी। यूयोना को लगा कि उसका हैंडबैग भारी लग रहा है, इसलिए उसने रुककर उसे खोला। अंदर एक और कोक की कैन थी, जिसे मैंने अभी अभी अंदर डाल दिया था। गुस्से में उसने शुरू में इसे कूड़ेदान में फेंकने का सोचा, लेकिन चारों ओर देखकर और किसी को न देखकर उसने तय किया कि कोक निर्दोष है और इसे अपनी बैग में वापस रख दिया। बेशक मैंने यह सब देखा, यह भी उस चरित्र सेटिंग का हिस्सा है जो मैंने उसके लिए बनाई है। यूना को कोक, बर्गर और इसी तरह के खाद्य पदार्थ खाना पसंद है, लेकिन अपनी गर्व के कारण वह कभी भी दूसरों के सामने यह नहीं दिखाती। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि यूयोना के बारे में एक कम ज्ञात सेटिंग का उपयोग करने और उसके साथ कुछ बातचीत करने से मुझे केवल 4 एसपी अंक मिलेंगे। ऐसा लगता है कि मुझे महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए मुख्य कथा में शामिल होना अभी भी आवश्यक है। कहानी का अगला भाग राष्ट्रीय हथियार संग्रहालय पर जिन के हमले के बारे में है, जिन एक मानव को संदर्भित करता है जिसने एक शैतान के साथ एक संधि की है, अपनी आत्मा को महान शक्ति के लिए बदलते हुए। यह घटना जिन द्वारा एक हत्या के प्रयास द्वारा भी उत्प्रेरित हुई, संयोग से नायक समूह संग्रहालय का दौरा कर रहा था और जिन के साथ निपटने में समाप्त हो गया, जिसने समूह की किम सूहो में रुचि को भी उत्तेजित किया। हालांकि केवल किम सूहो और चाइना युन इस बार कार्य करेंगे क्योंकि प्रारंभिक जिन अपेक्षाकृत कमजोर हैं। यह मेरे लिए अच्छी खबर है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस कहानी के इस भाग में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम हूं। पहले मुझे एक अवसर खोजना होगा ताकि वे मुझे संग्रहालय ले जाएं। इस समय प्रशिक्षक ने मुझे जल्दी से छात्रावास में वापस जाने के लिए कहा। यह सुनकर मैंने जल्दी से अपना कंप्यूटर पैक किया और निकल गया। मैंने यह नहीं देखा कि उस क्षण में अचानक मेरे कंप्यूटर पर एक ईमेल आया।
जल्द ही वह अवसर आया जिसकी मुझे तलाश थी। यह क्यूब में छात्रों द्वारा आयोजित एक गतिविधि थी। ये क्लब विभिन्न गतिविधियों में शामिल होते हैं, जिनमें शैक्षणिक और मार्शल आर्ट दिशा शामिल हैं। सेटिंग के अनुसार क्यूब में 100 से अधिक क्लब हैं। क्लब गतिविधियों में भाग लेना केवल आत्मविकास की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि छात्रों के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत करने का अवसर भी है। आज मैं जिस क्लब में शामिल हो रहा हूं उसका नाम ट्रैवल क्लब है। इसका कारण यह है कि नायक समूह के सदस्य ने भी इस क्लब में शामिल हो गए हैं। कई शीर्ष पहले वर्ष के छात्रों को इकट्ठा होते हुए देखकर वरिष्ठ सदस्य, जो क्लब का प्रमुख है, कुछ हिचकिचाते हैं, लेकिन अपने आत्मनियंत्रण को पुनः प्राप्त करने के बाद वह किम सूहो और अन्य को उनका परिचय देता है। ट्रैवल क्लब का उद्देश्य विश्राम है, इसलिए वे क्यूब से बाहर यात्रा करने के लिए पोर्टल का उपयोग करते हैं। नए सदस्यों का स्वागत करने के लिए महीने में लगभग 2 बार। आज की यात्रा का स्थान पास का चुना गया है और यह क्यूब के करीब एक बेहद हलचल भरा शहर है। इस कहानी के इस भाग से ऐसा लगता है कि यह वही है जो मैंने मूल रूप से लिखा था। एक बार जब कथा खुलती है, मुझे और अधिक अवसर मिलेंगे। मैंने सोचा कि मैं थोड़ी भागीदारी करके आसानी से एसपी अंक कमा सकता हूं। एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि हम एक ड्रॉ के लिए समूहों में विभाजित होंगे, जिसने मुझे आश्चर्यचकित किया। क्या मैंने कथा को गलत याद किया? मुझे और भी अधिक आश्चर्य हुआ कि एक बार फिर मुझे यूना के साथ एक ही समूह में रखा गया। उसने मुझे बिना हिचकिचाए बताया कि उसके और मेरे लिए अकेले कार्य करना पर्याप्त होगा। स्वाभाविक रूप से मैंने सहमति व्यक्त की, क्योंकि मैं अकेले कार्य करने का इरादा रखता था। जब मैं आया तो हम जल्द ही एस सिटी हथियार संग्रहालय पहुंचे। यहाँ क्यूब की तुलना में अधिक प्रकार के हथियार थे और यह जगह आगंतुकों से भरी हुई थी। चाइना ने वहां एक धनुष और तीर को भी पसंद किया। चूंकि वह यहाँ थी, इसका मतलब था कि किम सूहो पास में था। मुझे करीब आते देख किम सूहो ने मुझे देखा। मैंने अपना परिचय किम हा जिन के रूप में दिया। चूंकि वह यहाँ थी, इसका मतलब था कि किम सूहो पास में था। मुझे करीब आते देख किम सूहो ने मुझे देखा। मैंने खुद को किम हा जिन के रूप में पेश किया और उसने मेरे नाम को सुनते ही मुझसे बातचीत शुरू कर दी। उसे याद आया कि मैंने ही हैंडगन चुना था। पहले बहुत से लोग थे और किम सूहो ने नहीं देखा कि मैं भी यात्रा क्लब में शामिल हो गया था। उसने बताया कि पास में एक आग्नेयास्त्र प्रदर्शनी हॉल है और पूछा कि क्या मैं इसे साथ में देखना चाहता हूं, लेकिन मैं जवाब देने से पहले संग्रहालय से एक बड़ा झटका आया। इसके बाद एक आपातकालीन प्रसारण हुआ कि संग्रहालय के चारों ओर राक्षस प्रकट हो गए हैं। बार बार की घोषणाओं ने अंदर के लोगों में धीरे धीरे डर पैदा कर दिया। जब बाहर से दिल दहला देने वाली चीखें आईं, सभी लोग घबराकर भागने लगे। इस अराजकता के दौरान एक छोटी लड़की गलती से गिर गई, लेकिन ठीक उसी समय किसी ने एक प्रदर्शनी को सुरक्षित रखने वाले कांच को तोड़ दिया। तेज आवाज ने क्षण भर के लिए सभी को चुप कर दिया और वे सभी चाइनियन की कार्रवाई से चौंक गए। किम सूहो, जिसने अभी छोटी लड़की को बचाया था, उसे भी उसकी अचानक कार्रवाई की उम्मीद नहीं थी। अंततः चाइनियन ने बोलना शुरू किया। उसने सभी से शांत रहने को कहा कि निवासी नायकों का जल्द ही आगमन होगा। यदि वे अब बाहर भागते हैं तो वे केवल राक्षसों के लिए भोजन बन जाएंगे। बोलने के बाद चाइनियन और उसने प्रदर्शनी के केस से एक हथियार लिया। उसी क्षण संग्रहालय की सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई और निकासी के दरवाजे बंद हो गए। चाइनियन ने किम सूहो को भी हथियार लेने की याद दिलाई। उन्हें लोगों की रक्षा करनी होगी जब तक नायक नहीं आते। अचानक एक श्रृंखला में तेज कदमों की आवाज आई। चाई नायून ने तुरंत इस असामान्य उपस्थिति को महसूस किया। नए आने वाले से निकलने वाली शक्ति ने
उसे तुरंत युद्ध मोड में डाल दिया। यह आक्रमणकारी जिन था, वह खलनायक जिसे मैंने नायक के विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया था। जैसे ही जिन ने चाई नायून को देखा, उसने उस पर हमला किया, जबकि किम सूहो पहले ही उस तलवार को ले चुका था जिसे उसने पहले देखा था। मूल कहानी के अनुसार किम सूहो की ताकत उसे आसानी से संभाल लेनी चाहिए थी। अगले क्षण दोनों टकराए, लेकिन परिणाम मेरी कल्पना से परे था। किम सूहो जिन द्वारा उड़ाया गया। मेरे पास पड़े घायल किम सूहो को देखकर मैं क्षण भर के लिए स्टन्ड रह गया, क्योंकि कहानी इस तरह से विकसित नहीं होनी चाहिए थी। स्पष्ट रूप से मैंने उपन्यास में इस तरह की कहानी नहीं लिखी थी। हालांकि किम सूहो शुरू में अपनी ताकत छिपाता है और ऐसा लगता है कि वह असहाय है। जब वह अपनी बाधाओं को छोड़ता है तो वह जिन को कुचल देता है। लेकिन अब किम सूहो जो अपनी ताकत छिपा रहा था, एक ही वार से जिन द्वारा सीधे घायल हो गया। मेरी और चाई नियन की पूछताछ सुनकर किम सूहो ने कांपते हुए कहा कि वह ठीक है, लेकिन उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। मुझे उसे समय खरीदने का एक तरीका खोजना था। और चाई नियन पहले ही किम सूहो के सामने अपनी स्थिति बना चुकी थी। उसने जिन पर तीर चलाए, जिन ने तो बचाव करने की भी परवाह नहीं की। 10 से अधिक तीर चलाने के बाद चाई नियन ने महसूस किया कि हालांकि उसके हमले जिन को लगे, वह किसी भी दर्द को महसूस नहीं कर रहा था। यह कोई विशेष क्षमता नहीं थी और न ही यह एक पुनर्जनन प्रभाव था। शिन येओन ने समझा कि जिन केवल अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से क्षति सहन कर रहा था। इसे देखते हुए मैंने तुरंत शिन येओन को दूर जाने की चेतावनी दी, लेकिन जिन के पंजे उसके पास पहुंचने वाले थे। महत्वपूर्ण क्षण में किम सूहो ने समय पर जिन को रोक दिया। हालांकि उसकी कमजोर ताकत जिन के परिवर्तित रूप के खिलाफ एक पल के लिए भी नहीं टिक सकी। अगले क्षण उसे शक्तिशाली जिन द्वारा जमीन पर पटक दिया गया। चाई नियन ने फिर से तीर चलाया। इस बार उसके जादुई तीरों का प्रभाव पड़ा, लेकिन उसके हमले ने जिन को भी गुस्सा दिला दिया। जिन ने किम सूहो को मारने के प्रयास को छोड़ दिया और चाई नियन को मारने की कोशिश करने लगा। जिन के पंजे बहुत तेज थे। चीनी समय पर बच नहीं सका और दीवार के खिलाफ दबा दिया गया, यह जानते हुए कि इस तरह जारी रहना निश्चित रूप से मौत का कारण बनेगा। मैंने तुरंत बाकी सभी से बिखर जाने को कहा, जिनकी अचानक बढ़ती ताकत का सामना करते हुए। डर के बावजूद मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। अगला मुझे कुछ करना था ताकि किम सूहो और दूसरों को सांस लेने का मौका मिल सके। साधारण जादुई गोलियां निश्चित रूप से नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, लेकिन चूंकि प्रतिकूल अभी भी मेरी उपन्यास का एक पात्र था, मैंने अनुमान लगाया कि पात्र सेटिंग के प्रमुख पहलू समान हैं, अर्थात यह जिन निश्चित रूप से एक अंधेरे गुण का होना चाहिए। तुरंत मैंने जादुई गोलियों के गुण को बदलने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करना शुरू किया। गुण बदलने के लिए 1000 एसपी से अधिक खर्च करना आवश्यक था। सेटिंग करने के बाद और बिंदुओं का उपयोग करके मेरी जादुई गोलियों ने गुण बदले। गुण प्रतिकारी सेटिंग लिखने का कारण यह भी था कि नायकों को अधिक शक्ति का प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाए। जल्दी से अपनी हैंडगन लोड करते हुए मैंने इसे जिन की ओर लक्ष्य बनाया। अगले सेकंड मैंने जोर से किम सूहो से कहा कि रास्ते से हट जाए। संशोधित जादुई गोली एक प्रकाश गोली में बदल गई, जो अंधेरे गुण की गोलियों का मुकाबला करने वाला प्रकाश गुण है। यह शरीर को अत्यधिक नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे ही किम सूहो ने बचाव किया, मैंने तुरंत निकटता से ट्रिगर खींचा। गोली जिन के हाथ पर लगी, तुरंत प्रकाश गोली से चमकदार सफेद प्रकाश निकला और जिनका हाथ राख में शुद्ध हो गया। तीव्र दर्द ने उसे बेतहाशा चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। जिन के पंजों द्वारा नियंत्रित चाई नियन इस प्रकार बच गई और मैंने किम सूहो के लिए कुछ समय खरीदा। उसके तलवार संत मोड को सक्रिय करने के बाद
किम सूहो का व्यवहार पहले से पूरी तरह अलग था। उसकी जादू आग में बदल गई, जो उसके हथियार पर भयंकर रूप से जल रही थी, और जिन ने अचानक महसूस किया कि शायद वह मरने वाला है। तलवार संत की जादू दुनिया में किसी भी चीज को काट सकती थी, और इस बार लड़ाई वास्तव में समाप्त हो गई। किम सूहो का पूरी ताकत से किया गया प्रहार जिन को तुरंत दो टुकड़ों में काट दिया, जिनकी मृत्यु के साथ मुख्य कथानक की पहली खंड भी पूरी हो गई। किम सूहो कांपते हुए खड़ा हुआ क्योंकि उस तलवार का उपयोग करना अब उसकी सीमा थी, दिन में एक बार। इस बीच एक स्पष्ट दिमाग वाली चायोन उल्टी करने से नहीं रोक सकी। मौत के करीब आने के अनुभव ने चायोन को पीड़ा में डाल दिया। किम सूहो उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे घबराहट से कठोरता से धकेल दिया गया। चायोन यह देखकर किम सूहो ने और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। उसे पता था कि नायन को समय की आवश्यकता थी, लेकिन मैंने निश्चिंतता से कहा, चिंता मत करो, उसका ओप्पा जल्द ही उसे सांत्वना देने आएगा। आखिरकार मैंने इसे उपन्यास में ऐसे ही लिखा था, लेकिन जैसे ही मैंने बोला, मैंने महसूस किया कि हवा अचानक तनावपूर्ण हो गई। चाई नायन और किम सूहो ने मुझे अत्यंत भयभीत और उलझन में भरी नजरों से देखा। चीन और भी अधिक कांपने लगा, और फिर और अधिक नहीं रोक सका और उल्टी कर दी। जल्द ही बाहर के राक्षस लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गए थे, और एस सिटी के कई नायकों ने आना शुरू कर दिया, जिनमें युन स्योंग आह भी शामिल थी। इस समय उसके गिल्ड का एक सदस्य उसे सूचित करने आया कि एक जिन संग्रहालय में प्रकट हुआ था, लेकिन सौभाग्य से इसे क्यूब के 3 छात्रों द्वारा निपटाया गया था। युन स्योंग आह इस खबर से काफी प्रभावित हुई और फिर पूछा कि कौन से छात्र शामिल थे। यह सुनकर कि किम सूहो ने भाग लिया और व्यक्तिगत रूप से जिन को मार डाला, युन स्योंग आह जल्दी से संग्रहालय की ओर दौड़ी। वह अंदर से उत्साहित थी, यह नहीं सोचते हुए कि वह यहाँ किम सूहो से मिलेगी, और इस मौके को करीब के रिश्ते को बनाने के लिए नहीं छोड़ना चाहती थी। ठीक उसी समय मैं भी अंदर से बाहर आया। मुझे क्यूब यूनिफॉर्म में पहचानते हुए युन स्योंग आ मुझसे मिलने आई। वह पूछने वाली थी कि किम सूहो कहाँ है, जब मैंने उसे पहले ही बता दिया कि किम सूहो अंदर है। लेकिन अंदर जाते ही युन स्योन आ को कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। मैं उसकी मंशा को कैसे जान सकता था? दुर्भाग्यवश जब उसने पीछे मुड़कर देखा, मैं पहले ही जा चुका था। युन सून आ से बात करना मुझे वास्तव में चौंका गया। क्या यह भी उपन्यास की कहानी में बदलाव से संबंधित हो सकता है? थोड़ी देर आराम करने के बाद मैंने उपन्यास में बदलाव के कारणों के बारे में सोचना शुरू किया। हालांकि इस दुनिया में एक अतिरिक्त पात्र है जिसका नाम किम हा जिन है, मेरी भूमिका न्यूनतम होनी चाहिए, लेकिन जल्द ही मुझे एक ऐसा बिंदु समझ में आया जिसे नजरअंदाज किया गया था, जो यह है कि इस उपन्यास में अब खुद को शामिल करते हुए 2 लेखक होने चाहिए। इसलिए आज की घटनाएं सहलेखक के काम हो सकती हैं। ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर चुका हूं जहां किसी और के उपन्यास का रूपांतरण हो रहा है। अगर ऐसा है तो स्थिति अब पूरी तरह से अलग है। इसका मतलब है कि मेरे अपने उपन्यास के आधार पर किए गए सभी पूर्वानुमान व्यर्थ हैं। ठीक जब मैं अज्ञात के बारे में घबराने लगा, मेरा कंप्यूटर अचानक एक नए संदेश के साथ बज उठा। यह सहलेखक का एक टिप्पणी था, जो मेरे पूर्व के पाठकों में से एक था। उसने सोचा कि हर बार जब नायक और उसके साथी वास्तविक खतरों का सामना नहीं करते, तो यह कहानी को बहुत उबाऊ बना देता है। इसलिए उसने इसे फिर से लिखने की स्वतंत्रता ली। इस अवधि के दौरान पहला योजना खलनायकों को मजबूत करना था। शाम तक घटना को समाप्त कर दिया गया।
प्रशिक्षक ने फिर मुझे और किम सूहो को बुलाया, जिन्होंने पहले ही स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी, और हमें स्कूल लौटने और आराम करने के लिए कहा। किम सूहो ने भी चाई न्यान की स्थिति के बारे में पूछा और प्रशिक्षक ने कहा कि उसने चिकित्सा अवकाश लिया है और उसके परिवार ने उसे अस्पताल ले जाया। यह देखकर कि हम ठीक हैं, प्रशिक्षक ने उस पल छोड़ दिया। तभी किम सूहो ने अचानक मेरा नाम पुकारा। उसने जानना चाहा कि मैंने नायुन से वो शब्द क्यों कहे। मेरी उलझन देखकर किम सूहो ने पूछा कि मैंने उसके ओप्पा का जिक्र क्यों किया। अब मुझे आखिरकार उनके अजीब व्यवहार का कारण समझ में आया। क्या चाई नायुन के ओप्पा के साथ कुछ गलत हो सकता है? मेरी अभिव्यक्ति ने किम सूहो को संदेह में डाल दिया कि क्या मैं अज्ञानता का नाटक कर रहा हूं। लेकिन उसके सिर में बहुत दर्द था और उसने और कुछ नहीं कहा। फिर भी मैं इस मामले को लेकर बहुत चिंतित था। जल्दी ही डॉर्मिटरी लौटने के बाद मैंने चाई नियन के परिवार की स्थिति के बारे में जानकारी खोजना शुरू किया। उसके पिता चाई शिन येओक हैं और उसका भाई चाई जिन येओक है। बहुत सारी जानकारी पढ़ने के बाद मैंने पाया कि उनकी स्थिति बिल्कुल वैसी थी जैसी मैंने सेट की थी। लेकिन वे उस तरह से प्रतिक्रिया क्यों कर रहे थे? तभी एक समाचार लेख ने मेरी नजर खींची, जिसमें साहसिकता से कहा गया था कि चाई जिनियन ऑपरेशन फायर पार्क में साथियों को सफलतापूर्वक बचाते हुए कोमा में चली गई। रिपोर्ट की सामग्री अप्रत्याशित थी। मूल कथा में चाई जिन युन ने इस लड़ाई से उच्च सम्मान प्राप्त किया और 13 साल की उम्र में चाई नायुन अपने ओप्पा को हीरो के रूप में देखकर बेहद गर्व महसूस कर रही थी। यह वही सेटिंग थी जो मैंने लिखी थी। एक और नया संदेश आया, जिसमें नोटिस था कि संशोधित सेटिंग्स केवल संदेश के रूप में प्रदान की जाएंगी। जब मैंने खुद उन्हें देखा तो चाई जिनहान, जो उपन्यास में किम सूहो का शक्तिशाली सहयोगी था, अब अस्तित्व में नहीं था। यह देखते हुए कि नायक के पास बहुत सारे सहायक थे, सेटिंग 4 साल पहले बदल दी गई थी। हीरो बनने के बाद चाई जिनहान को एक दानव के चिन्ह द्वारा चिह्नित किया गया, जो दुखद रूप से एक दानव बीज में बदल गया। लेकिन कोई भी वर्तमान में उसकी स्थिति के बारे में अवगत नहीं है। इस बीच चाई नियन अपने बिस्तर पर चुपचाप बैठी थी, बहुत उदास महसूस कर रही थी। तभी एक आदमी अस्पताल के कमरे का दरवाजा खोले हुए आया। यह नियन का पिता चाई शिन येओक था। वह अपनी बेटी की स्थिति को लेकर बहुत चिंतित था और उसने जल्दी से शहर में आकर उससे मिलने का निर्णय लिया। अपने पिता को बताने के बाद कि वह ठीक है, चाई नियन ने कहा कि वह अपने एब्बा से मिलना चाहती है। अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले यह सुनकर चाई शिन येओक थोड़े हैरान हुए, फिर उन्होंने उसके साथ जाने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि छात्रावास में मैं अब काफी दर्द में था। एक दानव एक जिन से उच्च प्राणी होता है और वे मनुष्यों को दानव बीज में बदलने के लिए ब्रांड कर सकते हैं। जब बीज अपनी निहित अवधि को पार कर लेता है और अंकुरित होता है तो मानव एक शक्तिशाली दानव बन जाता है। मैंने जिन बीज की निहित अवधि को 5 से 6 साल निर्धारित किया था, जिसका अर्थ है कि चाई जिन यान की निहित अवधि पहले से ही आधी हो चुकी थी। इतनी कम समय में अगर सफलतापूर्वक जिन में बदल जाता है तो यह अनिवार्य रूप से व्यापक आपदा का कारण बनेगा। वर्तमान स्थिति का एकमात्र समाधान चाई जिनहान को मारना है, इससे पहले कि जिन जागृत हो, लेकिन यह अत्यंत कठिन है। पहले उसकी सुरक्षा प्रणाली निश्चित रूप से उच्चतम स्तर की है और कोई भी भाड़े का सैनिक एक अमीर युवा मालिक की हत्या का कार्य नहीं लेगा। दूसरा, बीज के अंकुरण में कोई संकेत नहीं दिखता, इसलिए मेरे पास उसे रिपोर्ट करने के लिए कोई सबूत नहीं है। एक बार निहित अवधि समाप्त होने पर
किमसू की ताकत निश्चित रूप से पूरी तरह से विकसित दानव से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, यहाँ तक कि वर्तमान शक्तिशाली नायकों को भेजने से अनिवार्य रूप से कई हताहत होंगे। मैं बस यह होते हुए नहीं देख सकता क्योंकि उन्हें अभी भी बाद के भाग में योगदान देना है। इसलिए चाई जिनियन को मारने वाला केवल मैं ही हूं। दूसरी ओर चाई नियन का मिलने का समय समाप्त हो गया है और अब कोई उसे बता रहा है कि जाने का समय हो गया है। अपने ओप्पा से अलविदा कहने के बाद चाई नियन ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन वह उस घटना को नहीं भूल सकती जो पहले हुई थी। उस आदमी का नाम किम हा जिन था, जिस रात मैंने और किम सू हो ने जिन को मारा। युन स्योंगा ने संग्रहालय में स्थिति की समीक्षा करने और किम सू हो से मिलने के बाद वास्तव में हीरोज टॉवर में आई। यह स्थान देश के सभी प्रतिभाओं के रिकॉर्ड रखता है। उसके गिल्ड के सदस्य इस बात को लेकर चिंतित थे कि उन्हें खोजा न जाए क्योंकि यह एक ऐसा कार्य है जो कानून द्वारा दंडनीय है। युन स्योंगा को परवाह नहीं थी। उसने कहा कि वह आज के हमले के रिकॉर्ड की जांच कर रही थी। युन स्योंगा आई क्योंकि उसने जिन के शव पर प्रकाश गुणात्मक मना पाया। ऐसे व्यक्ति का अस्तित्व अनिवार्य रूप से जिनों का नेमेसिस होगा, इसलिए उसे इस व्यक्ति को ढूंढना होगा और उसे अपने गिल्ड में भर्ती करना होगा। वीडियो देखने के तुरंत बाद युन स्योंगा ने पुष्टि की कि वह व्यक्ति जिसे वह ढूंढ रही थी जिनको मारने वाले 3 क्यूब छात्रों में से एक था, लेकिन वह पहले से ही किम सू हो और चाई युन पर नजर रख रही थी और बाकी व्यक्ति के बारे में युन स्योंगा पहली बार सुन रही थी। हालांकि नाम किम हा जिन उसे परिचित सा लगा। कुछ दिनों बाद मैं अभी भी सामान्य रूप से स्कूल की गतिविधियों में भाग ले रहा था और मैंने हाल ही में कुछ नया महसूस किया कि अन्य लोग मेरे लैपटॉप को नहीं देख सकते। इसके लिए मैं निसंकोच रूप से सभी की वर्तमान सेटिंग्स की पुष्टि कर सकता था। मेरे कंप्यूटर ने एक नई कार्यक्षमता भी प्राप्त की है जो वास्तविक समय में सेटिंग परिवर्तनों का स्वचालित रूप से पता लगा सकती है। उदाहरण के लिए डेमियन, जिसे राचेल ने अभी कुचल दिया है, अब उसकी आत्मविश्वास में काफी कमी आई है। इस विशेष कार्य का यह विशेषता है कि मेरे चारों ओर 30 मीटर की त्रिज्या में यदि कोई सेटिंग मूल उपन्यास से कुछ भिन्न है तो कंप्यूटर एक सूचना विंडो पॉप अप करेगा ताकि मुझे सहलेखक की जानकारी की तुलना में चेतावनी दे सके जो बाद में आती है। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। कंप्यूटर की कार्यक्षमता निश्चित रूप से अधिक प्रभावी है जैसा कि मैं सोच रहा था। चायान किसी समय मेरे पीछे आई। उसका चेहरा उदास था। वह मुझसे मुकाबला करना चाहती थी। बेशक मैंने चायान की यात्रा का उद्देश्य समझ लिया। मैंने तुरंत उसे मना कर दिया, लेकिन चाय नियन ने निरंतरता दिखाई, यह कहते हुए कि उसके ओप्पा को पहले की गई अपमान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि मैंने फिर भी मना कर दिया, यह कहते हुए कि मेरी हैंडगन जीवित गोलियों से भरी हुई है और अगर किसी को चोट लगी तो प्रशिक्षक हमें डांटेगा। मेरे शब्दों ने चाय नियन को और भी गुस्सा कर दिया। सौभाग्य से प्रशिक्षक ने समय पर यहाँ की स्थिति को देखा। उन्होंने मुझे बताया कि मैं अभी अन्य छात्रों के साथ मुकाबला नहीं कर सकता और तुरंत चाय नियन को अपनी जगह पर लौटने के लिए कहा। मुझे पहले जो हुआ उसके लिए भी बहुत खेद है। मैंने माफी मांगने के बारे में सोचा था, लेकिन जब मुझे जिन बीज के बारे में पता चला, चाय जिनियन को मारना मेरा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया। इसी कारण मैंने हाल ही में मजबूत बनने के लिए डेस्परेटली प्रशिक्षण लिया है। इसलिए भले ही मैं चाय ना युन के साथ संबंध को सुधारने में सफल हो जाऊं, जब वह दिन आएगा वह मुझसे और भी नफरत करेगी। प्रशिक्षण के बाद शाम को युनहेन द्वारा आयोजित एक बड़ा स्वागत समारोह है जो शैक्षणिक क्लब का प्रमुख है।
उनके क्लब का लक्ष्य दानवों का विश्लेषण करना और रणनीतियों पर शोध करना है और वे हर सप्ताह एक चर्चा गतिविधि का आयोजन करते हैं। मंच पर सुरुचिपूर्ण और हैंडसम अनह्यून को देखकर कई युवा महिला छात्राएं अपने आप को लाल करने से रोक नहीं सकीं, लेकिन उसकी आकर्षक उपस्थिति और सज्जनता सभी केवल एक दानव की क्षमताएं हैं। क्यूब, जो उपन्यास के प्रारंभिक भाग का मुख्य मंच है। छात्र गायब होने, दानवों के आक्रमण और विभिन्न अन्य घटनाओं का गवाह रहा है और अनह्यून इन घटनाओं के पीछे का मास्टरमाइंड है। उसकी क्षमता का आकर्षण दानव लिलिथ के साथ एक संधि के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसका मतलब है कि अनह्यून वास्तव में एक जिन है। वह वर्तमान में एक लक्ष्य की लालसा कर रहा है। इसी तरह मैंने इस शैक्षणिक क्लब में भी उस व्यक्ति यूयोना के लिए शामिल हुआ। आज स्वागत समारोह है और अनह्यून ने व्यक्त किया कि वह चाहता है कि नए छात्र अपनी चर्चा की प्रारंभिक समझ प्राप्त करें। गतिविधियां। फिर उसने एक मध्य से उच्च स्तर के दानव पर्वत तानाशाह का परिचय दिया, चाहे जादू स्कूल के अंदर हो या बाहरी संगठनों के लिए उच्च स्तर के दानवों की जानकारी अत्यंत मूल्यवान है। केवल महत्वपूर्ण भागों की जानकारी के साथ ही व्यापार के लिए कम से कम कई $100 मिलियन का मूल्य है, यूनह्यून ने अचानक पूछा। पर्वत तानाशाह का कमजोर बिंदु कहाँ है? विशेष रूप से यूयोना से उत्तर देने के लिए पूछते हुए। हालांकि आश्चर्यचकित यूयोना ने उत्तर दिया, अब तक किसी ने भी पर्वत तानाशाह का कमजोर बिंदु नहीं पाया और यही सही उत्तर था। यूनह्यून ने कहा कि इन मुद्दों पर चर्चा करना क्लब के आनंदों में से एक है। अंत में उन्होंने कहा कि जो छात्र विचारों का आदान प्रदान करना चाहते हैं, उन्हें निश्चित रूप से अनुवर्ती गतिविधियों के लिए रुकना चाहिए। स्वागत समारोह जल्द ही समाप्त हो गया और यूयोना को खड़ा होते हुए देखकर मैंने उससे पूछा कि क्या वह गतिविधि में भाग लेने जा रही है, लेकिन यूयोना ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह मुझे नहीं देख रही और मुड़कर चली गई। इसलिए मैंने फिर से कहा, मिस यूयोना, क्या आप भी इस बार बाद की पार्टी में भाग लेने जा रही हैं? इस बार उसने आखिरकार मुझसे प्रतिक्रिया दी। उसने कहा कि वह भाग लेगी। शायद वह कुछ उपयोगी जानकारी पाएगी। यह सुनकर मैंने यूयोना के उद्देश्य का मोटे तौर पर अनुमान लगाया और फिर अनौपचारिक रूप से कहा, क्या आप जानकारी को एसेंस ऑफ स्ट्रेट के राइट टीम को पास करने की योजना बना रही हैं? मेरे शब्दों ने यूयोना को पलटने के लिए मजबूर किया। स्ट्रेट की आत्मा उन प्रमुख गिल्डों में से एक है जिसकी स्थापना 50 साल पहले योना के परिवार के चारों ओर हुई थी। अब वे एक बड़े गिल्ड में बदल गए हैं जो देश को प्रभावित करने में सक्षम हैं। हालांकि उप गिल्ड मास्टर वर्तमान में गति प्राप्त कर रहा है और यहां तक कि वैध उत्तराधिकारी भी खतरे में महसूस कर रहा है, मैंने अनुमान लगाना जारी रखा। यह अनुमान लगाते हुए कि योना की असामान्य भागीदारी शायद इसी कारण से थी। उसने इतना कहने पर मेरी बात नहीं समझी, इसलिए मैंने अपने इरादे स्पष्ट किए। मैं तुम्हें उच्च श्रेणी के राक्षस की कमजोरी बता सकता हूँ। पर्वत तानाशाह। यह सुनकर योना हैरान रह गई, यहाँ तक कि उसकी बात भी थोड़ी हकलाने लगी। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उसे बताया, पर्वत तानाशाह के एड़ी पर एक छोटा नीला प्रतीक है, वहां हमला करने से इसे अचल कर देगा। हालांकि यह जानकारी मुफ्त नहीं है। एक बार कार्य सफल होने पर मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक डेजर्ट ईगल दिलवाओ। आवश्यक शस्त्रागार से। आखिरकार तुम्हारा गिल्ड उस शस्त्रागार का मालिक है? योना मेरी इस बात के आधार के बारे में जिज्ञासु थी, या क्या इसके लिए कोई सहायक डेटा था? मैंने शांतिपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, नहीं। तुरंत योहाना चुप हो गई, यह सोचकर पछताते हुए कि उसने मुझसे क्यों बॉदर किया। उसे लगा कि यह पूरी तरह से समय की बर्बादी है, लेकिन मैंने फिर भी उसे बुलाया, यह इंसिस्टिंग करते हुए कि उसे मुझ पर भरोसा करना चाहिए। एक पल में योहाना चली गई। अगर वह सिर्फ एक बार मुझ पर भरोसा करती
तो वह भविष्य में मेरी सहयोगी बन जाएगी। योना ने बाहर जाने के बाद कार्यक्रम में भाग नहीं लिया, बल्कि एक एकांत स्थान पर गई और गिल्ड सचिव से संपर्क किया। उन्हें पर्वत तानाशाह को संदेश देने का निर्देश दिया। रणनीति टीम, इस ऑपरेशन के दौरान उसकी एड़ी पर नीले प्रतीक पर ध्यान दें। यह एक महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है। यह कहने के बाद फियोना पूरी तरह से पागल महसूस कर रही थी। दिन एक झपकी में बीत गए और मैं सोच रहा था कि क्या मैं स्कूल से कुछ अग्रिम भुगतान प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन जब मैंने क्यूब बैंक खोला तो मुझे गहरे कर्ज में पाया। मैं स्कूल को 300,000 का कर्जदार था। यह संख्या मुझे ठंडे पसीने में डालने के लिए काफी थी, क्योंकि 300,000 क्यूब छात्रों के लिए अधिकतम ऋण सीमा है। मैं जानने के लिए उत्सुक था कि किम चंदोम ने 300,000 से केवल 3,000 तक खर्च करने के लिए क्या किया। इस दर पर न केवल अपने मूल विश्व में लौटना, बल्कि कर्ज चुकाना भी मुझे यहाँ जीवन भर के लिए रोक देगा। ऐसा लगता है कि मुझे मजबूत होते हुए पैसे कमाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अभी मेरे पास बड़ा पैसा कमाने के लिए दो वैध तरीके हैं। एक, टावरों और डंगनों में निवेश करना है। इस दिन टावर और डंगन दुनिया भर में लगातार प्रकट हो रहे हैं, और जो गिल्ड उन्हें खोजते और सफलतापूर्वक जीतते हैं, वे कंपनियों के समकक्ष उपचार का आनंद ले सकते हैं। यदि वे सार्वजनिक होते हैं तो गिल्ड शेयरों में प्रारंभिक निवेश से आसमान छूने वाले लाभ होंगे। हालांकि मैं जानता हूं कि भविष्य में कौन से गिल्ड सार्वजनिक होंगे, मेरे पास निवेश के लिए पूंजी नहीं है। इसलिए मुझे इस तरीके को बाद के लिए छोड़ना होगा। इस प्रकार मेरा एकमात्र विकल्प दूसरा मार्ग है, शिकार के मैदानों में जाना। राक्षसों का शिकार करना है, ताकि बेचे जाने वाले सामग्रियों के लिए अनलाइक टावरों और डंगनों के शिकार के मैदान खतरनाक क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं, जहां राक्षसों के शवों को बेचना जल्दी पैसे कमाने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन मेरी वर्तमान क्षमता स्तर बस एक वयस्क पुरुष के स्तर को पार कर गई है, और यहां तक कि एसपी का उपयोग करके सुधार करने पर भी मेरा प्रशिक्षण हैंडगन उन कठिन त्वचा वाले राक्षसों का सामना करने में सक्षम नहीं है। जब मैं समाधान पर विचार कर रहा था, तभी मेरे कंप्यूटर पर एक नया संदेश पॉप अप हुआ। छात्रावास का दरवाजा अचानक बज उठा और बाहर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति ने कहा कि यूयोना ने मुझे एक पैकेज भेजा है। यह सुनकर मैं हैरान हो गया। उसने मुझे कुछ भेजने का क्यों सोचा? मैं तुरंत बाहर गया। बाहर एक सूटकेस था और उसे धीरे धीरे खोलने पर उसके अंदर का सामान वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। क्योंकि आप क्या रखते हैं? अगले दिन मैं जी प्रांत के शिकार के मैदानों में गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शिकार के मैदान के ट्रांसफर पॉइंट पर कर्मचारी इतने विनम्र होंगे जब मैंने अपनी पहचान क्यूब छात्र के रूप में बताई। ट्रांसफर पोर्टल से बाहर आने के बाद मैं सीधे आधिकारिक जी प्रांत के शिकार के मैदान में था। यहाँ के शिकार के मैदानों का खतरा स्तर आमतौर पर कम होता है, इसलिए ये साल भर लोकप्रिय होते हैं। दुनिया भर से विदेशी शिकार करने आते हैं। सड़क पर चलने वाले लोग टीम बनाने या अपने शिकार के बाद व्यापार करने के लिए भरे हुए थे। मेरे सामने का दृश्य देखकर मुझे याद आया कि मुझे राक्षस सामग्रियों को बेचते समय अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए एक एजेंट ढूंढना था। मैंने सोचा कि मैं पास में किसी को ढूंढ लूं। तभी एक आदमी मेरे पास सक्रिय रूप से आया। जब उसने सुना कि मैं वास्तव में एक एजेंट की तलाश में हूं, उसने जल्दी से मुझे अपना बिजनेस कार्ड दिया। मैंने केवल एक नज़र डाली, लेकिन उसका नाम मेरा ध्यान आकर्षित किया। पार्क स्यू ह्युक, एसएच एंटरटेनमेंट का। वह न केवल हर देश में सबसे अच्छा एजेंट बनेगा, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मूल कहानी में वह किम सू हो का एजेंट था। पार्क स्यू ह्युक ने ईमानदारी से कहा, हमने अभी खोला है।
मैंने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया, यह नहीं सोचते हुए कि अगले ही पल मैं उसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दूंगा। यह दुनिया अभी उपन्यास के प्रारंभिक चरण में है और भविष्य में प्रसिद्ध होने वाले लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना भी एक अच्छा निवेश है। एक एजेंट ढूंढने के बाद मैंने फिर शिकार पर जाने का निर्णय लिया और मेरी आश्चर्य की बात यह थी कि पार्क स्यू ह्युक ने मेरे साथ आने का निर्णय लिया। आमतौर पर बिना कार वाले एजेंट शिकार के मैदानों के बाहर इंतजार करना पसंद करते हैं, लेकिन उसने रास्ते में एक हॉबगॉब्लिन की पहचान केवल एक पदचिह्न से की, उसकी विशेषताएं और बाजार मूल्य सूचीबद्ध किया, लेकिन हॉबगॉब्लिन का बाजार मूल्य अधिक नहीं था। फिर मैंने नीचे हमें दिख रहे स्टील के जंगली सुअर की ओर इशारा किया और पार्क स्यू ह्युक से इसके मूल्य के बारे में पूछा, जिसने उसकी अचानक उपस्थिति से उसे डरा दिया। उसने फिर मुझसे कहा कि मैं शायद इसे संभाल नहीं सकता क्योंकि सामान्य आग्नेयास्त्र भी इसकी त्वचा को छेद नहीं सकते। यह सुनकर मैंने खुशी खुशी उस पर्वतीय तानाशाह की कमजोरी को आजमाने की तैयारी की जो मैंने युयोना को दी थी। उसने वास्तव में कल मेरी जानकारी का पालन किया था। मुझे एक नई बंदूक, एक डेजर्ट ईगल भी मिली थी जो उसने भेजी थी, और मैंने कुछ सेटिंग्स जोड़ने के लिए एसपी अंक भी उपयोग किए थे। अगले ही पल मैंने बिना हिचकिचाहट के स्टील के जंगली सुअर पर गोली चलाई और गोली ने आसानी से उस राक्षस को छेद दिया। स्टील के जंगली सुअर को जमीन पर गिरते हुए देखकर पार्क स्यू ह्युक की आंखें अविश्वास से भरी थीं। और जो सेटिंग मैंने लिखी थी वह यह थी कि यह विनाशकारी शक्ति वृद्धि क्षमता हर बार गुना होती है जब डेजर्ट ईगल एक ही झटके में दुश्मन को मारता है। मैंने नहीं सोचा था कि नई बंदूक इतनी अच्छी प्रदर्शन करेगी, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी सटीक निशाना साधने ने तुरंत पार्क स्यू ह्युक की प्रशंसा अर्जित की। मैंने संक्षेप में उसका उत्तर दिया, लेकिन अगले ही पल मैंने मुड़कर फिर से गोली चलाना शुरू कर दिया। पार्क स्यू ह्युक को समझ नहीं आया कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था। जिस दिशा में मैं गोली चला रहा था वहां दूर की चट्टान पर काले पेलिकन को पहले ही गिरा दिया गया था। पार्क स्यू ह्युक ने आश्चर्य किया कि क्या मैं वास्तव में इतनी दूर देख सकता हूं। आत्मविश्वास से मैंने पार्क स्यू ह्युक को बताया कि मीलों दूर देखना अब मेरे लिए काफी आसान है। मैंने 2 राक्षसों को मार डाला, आज के लिए बस इतना ही। इसमें बहुत मेहनत लगी, लेकिन अंततः हमने दोनों राक्षसों को एक साथ इकट्ठा किया। मैं सोच रहा था कि उन्हें शिकार के मैदानों के बाहर कैसे ले जाया जाए, और पार्क स्यू ह्युक ने मुझे निराश नहीं किया। उसने पहले से ही सब कुछ सोच रखा था। दूर के चट्टान के ऊपर काले पेलेकेन को पहले ही गिरा दिया गया था। पार्क स्यू ह्युक ने सोचा कि क्या मैं वास्तव में इतनी दूर देख सकता हूं। मैंने आत्मविश्वास से पार्क स्यू ह्युक को बताया कि मीलों दूर देखना अब मेरे लिए काफी आसान है। मैंने 2 राक्षसों को मार डाला, आज के लिए यही काफी था। इसमें बहुत मेहनत लगी, लेकिन हम अंततः 2 राक्षसों को एक साथ इकट्ठा करने में सफल रहे। मैंने सोचा कि उन्हें शिकार के मैदानों के बाहर कैसे ले जाना है, और पार्क स्यू ह्युक ने मुझे निराश नहीं किया। उसने पहले से ही सब कुछ सोच लिया था। वह एक बचाव टीम के लिए भुगतान करेगा ताकि वे आकर उन्हें ले जा सकें, और वह मुझे कल भुगतान देगा। यह सुनकर मैंने आत्मविश्वास से मामला पार्क स्यू ह्युक पर छोड़ दिया और मैंने भविष्य में केवल उसके साथ काम करने का निर्णय लिया। जब मैं पहली बार यहां आया था मैंने पार्क स्यू ह्युक से कहा था कि यह मेरा पहला शिकार है, और अब वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि मैं क्या योजना बना रहा हूं। अप्रत्याशित रूप से भुगतान प्राप्त करने के बाद मैंने गंभीरता से कहा कि मैं निवेश करना चाहता हूं, जिससे पार्क स्यू ह्युक चकित रह गया। उसने महसूस किया कि मैं उस शाम एक सामान्य किशोर की तरह नहीं लग रहा था। जब मैं छात्रावास लौटा तो मैंने सबसे पहले किया।
मैंने बचे हुए पैसे का उपयोग करके सभी शेयर खरीद लिए जो मैं एक गिल्ड द पैक हॉर्स मास्टर के लिए खरीद सकता था। इस निवेश ने मुझे मेरे पास बचे हुए $3000 खर्च किए। मेरे मूल सेटिंग के अनुसार इस गिल्ड का संस्थापक एक जिन था जो उपन्यास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। बेशक मेरा ध्यान इस बात पर था कि क्या वे भविष्य में सार्वजनिक हो सकते हैं। थोड़ी देर में पैक हॉर्स मास्टर शैतान के घोंसले पर विजय प्राप्त करेगा एक्स सिटी में, जिसके बाद वे सफलतापूर्वक सार्वजनिक हो जाएंगे और उनकी कीमत आसमान छू जाएगी। चारों ओर खोजने के बाद मुझे शायद सार्वजनिक जानकारी की कमी के कारण कोई अन्य गिल्ड निवेश करने के लिए नहीं मिला। ऐसा लगता है कि मुझे डार्क वेब के वायलेट बैनक्वेट में खोज करनी होगी। डार्क वेब की सेटिंग को याद करते हुए मैं एक प्रमुख प्रतिकूल टीम को याद नहीं कर सका। कहानी के बाद में एक रहस्यमय संगठन जिसे चामेलियन ट्रूप कहा जाता है। प्रत्येक सदस्य की पहचान एक रहस्य है जो केवल मुझे लेखक के रूप में ज्ञात है। हालांकि चामेलियन ट्रूप प्रतिकूल हैं, वे जिनक्स के प्रति बहुत प्रतिरोधी हैं। इसलिए यदि उनके साथ जुड़ने का कोई मौका है तो वे चाई जेनियान को समाप्त करने में एक शक्तिशाली सहयोगी बन सकते हैं। मूल कहानी के अनुसार चामेलियन ट्रूप में अभी भी एक स्थान खुला है और उन्हें जल्द ही कार्य करना शुरू करना चाहिए। जैसे ही मैं सेटिंग्स की जांच करने वाला था, मेरा कंप्यूटर अचानक अंधेरा हो गया, जिससे मैं बहुत चिंतित हो गया। कंप्यूटर अब किसी और चीज से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मेरी वापसी के लिए महत्वपूर्ण है। सौभाग्य से कुछ इंतजार करने के बाद कंप्यूटर आखिरकार फिर से जगमगाने लगा, कुछ संदेश प्रदर्शित करते हुए। अब 1 महीना बीत चुका है और लैपटॉप की कार्यक्षमताएं वर्तमान में अपडेट हो रही हैं। इस बीच योना और शिन जोंग हक किसी का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। उनके पास मूल रूप से द नोबल सोसाइटी नामक एक समूह था और वे एक सभा की योजना बना रहे थे। अब यह देखकर कि शिन जोंग हक सभाओं से परेशान थे, योना ने उनसे सहन करने के लिए कहा। जल्द ही रेस्तरां का दरवाजा आखिरकार खोला गया और जो व्यक्ति आया वह चाइना युन थी। उसे देखकर शिन जोंग हक तुरंत खुश हो गए, इम्पेशंस का कोई संकेत नहीं दिखाते हुए। हालांकि उसकी अस्पताल में भर्ती होने के बारे में उसकी उत्सुकता और चिंता की तुलना में चाइना युन ने महसूस किया कि वह बहुत हंगामा कर रहा था। जब उन्होंने दोनों को बातचीत करते सुना तो योना उनके बगल में बहुत उदास दिख रही थी। उन्होंने आज के लिए अपनी चर्चा शुरू की, लेकिन इसके दौरान चाई नियन ने अचानक मेरा उल्लेख किया। यह देखकर योना हैरान रह गई। वह इस व्यक्ति के बारे में जानने की क्यों चाहती थी। तुरंत चाई नियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के संग्रहालय में हुई घटना का वर्णन किया। उसने पाया कि मैंने केवल एक प्रशिक्षण हैंडगन से एक जिन का हाथ नष्ट कर दिया, जो मेरे प्रदर्शन से पूरी तरह अलग था। उस क्षण में चाइना युन को याद आया कि युयोना मेरे साथ उसी समूह में थी। इसलिए उसने पूछा कि क्या युयोना मेरी स्थिति के बारे में जानती थी। युयोना ने मेरी जांच की थी, लेकिन उसे केवल मेरे पृष्ठभूमि के बारे में पता था। अनाथालय से और 300,000 का कर्ज। चाई नियन द्वारा कही गई बातों की तुलना में उसने महसूस किया कि मुझे अपनी असली ताकत छिपानी पड़ी थी। लेकिन युयोना ने फिर भी बाहर से कहा कि इसमें कुछ भी ध्यान देने योग्य नहीं था। चाई नियन ने अचानक सुझाव दिया कि किम हा जिन, शायद वह एक जिन हो जिसने दूसरों को चुप कर दिया हो। फिर यून आ ने अपनी मेहमान शिन जोंग हक को किया और शिन येओन से पूछा क्या उसे किम हा जिन से नफरत थी, और एक पल की चुप्पी के बाद शिन येओन ने मेरे कहे हुए पर विचार किया और फिर टिप्पणी की। वास्तव में कहा जा सकता है, जबकि वे मेरी कंप्यूटर पर चर्चा कर रहे थे,
मेरा कंप्यूटर भी अपना अपडेट पूरा कर चुका था। अगले ही सेकंड कंप्यूटर द्वारा उत्सर्जित प्रकाश ने मेरी आंखें खोलना मुश्किल कर दिया। जब प्रकाश फीका पड़ा, मैंने अचानक अपनी बाह में तेज दर्द महसूस किया और तब तक मेरी बाईं आस्तीन पहले से ही खून से भरी हुई थी। फिर कंप्यूटर पर एक संदेश आया जिसने मुझे सूचित किया कि मैंने एक स्टिग्मा प्राप्त किया है, जो निर्माता की शक्तियों में से एक है। मेरे दिमाग में जानकारी की बाढ़ के साथ मानसिक तनाव और मेरी बाह में गंभीर दर्द मेरे लिए बहुत अधिक थे और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे कंप्यूटर ने इस अपडेट के बारे में एक नया संदेश प्रदर्शित किया। इसने मेरे लिए सत्य की उपप्रतिभा पुस्तक जोड़ी थी और मेरी मूल अवलोकन और ब्राउजिंग क्षमताओं को बढ़ा दिया था। अगले दिन जब मैंने SCT मान्यता समारोह में भाग लिया, मेरी हाथ अभी भी कल बेहोश होने के बाद झंझना रहा था। मैं सुबह जागा जब मुझे सूचना मिली। मैं यहाँ आया था हालांकि मैंने स्टिग्मा प्राप्त किया था। मैं इसके विशिष्ट प्रभावों के बारे में स्पष्ट नहीं था। फिर जो मुझे आश्चर्यचकित करता था वह यह था कि मैं केवल अपने मन में सोच रहा था। फिर अचानक चाई नियन ने कहा कि मैं उसे परेशान कर रहा था। इस तरह की परेशानी भरी हरकत ने मुझे चुप कर दिया। मैंने फिर शांति से चाई नियन से कहा कि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारी जान बचाई थी। यह सुनकर वह और भी गुस्सा हो गया और कहा कि यह एक अलग मामला था, लेकिन हमारी बातचीत वास्तव में किम सूहो के लिए परेशान कर रही थी। इसलिए उसने चाई न्यान को खींच लिया ताकि स्थान बदल सके। मेरे पास बैठने के बाद किम सूहो ने मुझे धन्यवाद दिया, यह समझते हुए कि अगर मैं उस दिन वहां नहीं होता तो वे निश्चित रूप से जिनको नहीं हरा पाते, इसलिए वह इसके लिए बहुत आभारी था। मैंने उत्तर दिया कि अगर मैं वहां नहीं होता तो भी तुम लोग निश्चित रूप से जीत जाते। शायद तुम और भी मजबूत शक्तियों को जागृत करते। आखिरकार किम सूहो मेरी उपन्यास का मुख्य पात्र है। उन कठिनाइयों और खतरों का सामना करना हमेशा ताकत को बढ़ाता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मान्यता समारोह अंततः शुरू हुआ। समारोह आधिकारिक रूप से शुरू हुआ और पुरस्कारों का प्रस्तुतकर्ता युशियाक था। नायकों में 37वें स्थान पर वह अल हावा का भेड़िया के रूप में जाना जाता है, एक उच्च रैंकिंग वाला नायक। जब मेजबान ने पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मंच पर बुलाया तो हम तीनों ऊपर गए। युशियाक ने पहले किम सूहो को पुरस्कार दिया और एक नज़र में उसने समझ लिया कि उद्योग में सभी किम सूहो को क्यों देख रहे थे। हालांकि प्रमाण पत्र सौंपते समय युशियाक ने किम सूहो के कान में फुसफुसाते हुए सलाह दी कि शायद किसी संघ में शामिल न होना बेहतर होगा और एक स्वतंत्र शिकारी बने रहना बेहतर है, जिसे युशियाक ने उबाऊ पाया। नायक की जिम्मेदारी सब कुछ है, लेकिन किम सूहो ऐसा नहीं है जो आसानी से प्रभावित हो जाए। भले ही यह दूसरों के कहने के अनुसार उबाऊ हो, वह फिर भी एक असली नायक बनना चाहता है। यह सुनकर युशियाक ने निराशा से साइड किया और कुछ नहीं कहा। जब चाई नियन की बारी आई तो उसने उसे देखा। चाई नियन ने अजीब तरीके से उसे मास्टर कहा, लेकिन युशियाक ने कहा कि एक धनुर्धारी उसका शिष्य नहीं है। हालांकि चाई नियन के पिता ने उससे उसकी देखभाल करने के लिए कहा था। युशियाक चाई नियन को धनुर्धारी बनने में कोई रुचि नहीं थी। जब मेरी बारी आई तो युशियाक कुछ हद तक उलझन में था क्योंकि उसने मेरा नाम भी नहीं सुना था। हालांकि अनदेखा किए जाने से मुझे असहज महसूस हुआ। सौभाग्य से जिन विस्फोट ने अप्रत्याशित रूप से 10,000 से अधिक का पुरस्कार दिया, इसलिए मैंने खुशी खुशी जश्न मनाने के लिए एक अतिरिक्त भोजन किया। पुरस्कार समारोह के बाद मैंने कुल 15,000 का पुरस्कार राशि प्राप्त की, जिससे मैं बहुत संतुष्ट था। यह पैसा पैकहॉर्स के और शेयर खरीदने के लिए उपयोग किया जा सकता था। मास्टर गिल्ड, लेकिन अभी के लिए चलो पहले लैपटॉप के अपडेटेड फंक्शंस की जांच करते हैं। पहला था कलंक, जो शायद वह घाव था जो कल मेरी कलाई पर दिखाई दिया।
संभवतः दूसरे लेखक द्वारा जोड़ा गया। कलंक का विवरण कुछ अस्पष्ट था, केवल यह जानते हुए कि जादू को मेरी इच्छा के अनुसार नियंत्रित किया जा सकता है। जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सोचा तो मेरी कलाई पर अचानक कलंक प्रकट हुआ, लेकिन यह दर्द के साथ था। रेस्तरां में जांच करना सुविधाजनक नहीं था, इसलिए मैंने वापस जाने और बाद में इसकी पुष्टि करने का निर्णय लिया। अगला अपडेट यह था कि लैपटॉप का नेटवर्क सक्रिय हो गया था। मैंने क्लिक किया और देखा कि कई साइटें थीं जिन तक मैं पहुंच सकता था, जो इस अपडेट का मुख्य फोकस प्रतीत हो रहा था। उनमें से एक महत्वपूर्ण थी वायलेट बैंकेट, एक अत्यधिक प्रतिष्ठित निजी वेबसाइट थी। यह जानकारी हथियारों, इनामों और अनुबंध व्यापार की पेशकश करती है। लगभग हर नायक ने अपने विकास के दौरान वायलेट बैंकेट का उपयोग किया है। इस साइट में शामिल होने के लिए एक उच्च शुल्क की आवश्यकता होती है। मुझे केवल एक खाता बनाने के लिए 200 एसपी अंक चाहिए। जैसे ही मैं लॉग इन करने की कोशिश कर रहा था, युनसुन आह अप्रत्याशित रूप से मेरे पास आई। उसने कहा कि पुरस्कार समारोह समाप्त होने के बाद उसने देखा कि मैं गायब था और मुझे खोजने आई ताकि मुझे अपना व्यवसाय कार्ड दे सके। युन सेओना का व्यवसाय कार्ड प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण था। इसका मतलब था कि युन सेओना आधिकारिक रूप से मुझे अपने गिल्ड में भर्ती करने की कोशिश कर रही थी। जब वह बैठ गई, उसने कहा कि वह मुझसे एक सवाल पूछना चाहती है। हालांकि इंसोना खुद को सार्वजनिक रूप से एक दोस्ताना छवि के रूप में प्रस्तुत करती है, मैं उसकी असली प्रकृति से भली भांति अवगत हूँ। वह एक मजबूत महिला है जो जीवित रहने के सिद्धांतों का पालन करती है। अभी भी जब वह गर्मजोशी से प्रतिभाओं को भर्ती करती है, यदि वे बाद में उसकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हैं, तो युन सेओंग आह निश्चित रूप से उन्हें बिना हिचकिचाहट के त्याग देगी। उसके साथ संबंध स्थापित करना भविष्य के विकास के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अभी नहीं। इसलिए जब युन सेओंग आह ने बस मुझसे पूछा कि मैंने जिन को कैसे हराया, तो मैंने तुरंत उसे मना कर दिया। युन सेओंग आह, जिसे अस्वीकृत किया गया, ने फिर से अपनी पहचान पेश की और फिर मुझ में रुचि व्यक्त की। यह सुनकर मैं कुछ उदासीन दिखा और फिर उसके ध्यान के लिए धन्यवाद दिया। यह संभव है कि युन सेओंग आह ने मुझसे संपर्क किया क्योंकि उसने मुझे प्रकाश गुणों का उपयोग करते देखा, लेकिन वर्तमान में वह केवल रुचि रखती है। इसलिए मैंने उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए थोड़ा कठिन खेलने का निर्णय लिया। यह सोचते हुए मैं विदाई कहने के लिए खड़ा हुआ और युन सेओंग आह, जो अभी भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी, मुझे जाते हुए देखती रही। छात्रावास में लौटने के बाद मैंने तुरंत कलंक के विशिष्ट प्रभावों की जांच शुरू की। लैपटॉप ने संकेत दिया कि कलंक का जादू मेरी इच्छा पर बदल सकता है और उपयोग के दौरान थकान नहीं पैदा करेगा। कलंक का जादू स्वतंत्र रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि कलंक का जादू एक छोटे तलवार के रूप में होगा और वास्तव में अगले सेकंड मेरी कलाई पर कलंक चमकने लगा और मेरे हाथ में एक छोटी तलवार प्रकट हुई। ऐसा लगता है कि कलंक की क्षमताएं काफी मजबूत हैं। कलंक के अंदर का जादू कई लचीले तरीकों से उपयोग किया जा सकता है। मैंने सोचा कि मैं जादू से अज्ञात रहूंगा। मैं अचानक इस दुनिया में आया, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इस रूप में अब जादू का उपयोग कर सकूंगा। अगली चीज की जांच करनी है। यह सच की नई प्रकट हुई किताब थी, जिसमें मैंने प्रदर्शित किया कि कैसे मैंने जादू के साथ सच की किताब को दिखाया। उस क्षण एक यांत्रिक आवाज ने बताया कि किताब में सच है और जादू द्वारा अनुमति दी गई सीमा के भीतर। यह किसी भी सवाल का जवाब दे सकती है जो मैंने पूछा, जैसे कि सच की किताब ने पूछा कि मेरी ऊंचाई कितनी है, और यकीनन जो उत्तर उसने दिया वह बहुत सटीक था।
जबकि इसके लिए मुझे थोड़ी एसपी भी खर्च करनी पड़ी, शायद इसलिए कि मेरे पास अपना कोई जादू नहीं था। इसलिए उसने इसके बजाय अंक का उपयोग किया। तभी मेरी स्मार्ट वॉच ने अचानक एक सूचना प्राप्त की और क्यूब एकेडमी से एक तात्कालिक संदेश आया कि विश्व श्रेणी के छात्र जीन हाजोंग गायब हो गए हैं। इस संदेश को देखकर मैंने तुरंत समझ लिया कि यह दूसरे मुख्य कहानी रेखा की शुरुआत है, क्यूब गायब लोगों की घटना। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कुल 6 छात्र गायब होंगे और अपराधी कोई सुराग नहीं छोड़ता। यह कहानी रेखा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अपराधी का अंतिम लक्ष्य योना है, लेकिन मैंने एक और संभावना पर विचार किया। अगर फिर से कोई दुर्घटना होती है, जैसे कि संग्रहालय में, तो मैं पहले अपराधी को पकड़ सकता हूं, लेकिन मैंने जल्दी से इस विचार को खारिज कर दिया। एशली का कहानी रेखा के विकास में हस्तक्षेप करना बाद में अप्रत्याशित घटनाओं का कारण बन सकता है, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए केवल अवलोकन करने का निर्णय लिया। अगले दिनों में मैंने सामान्य रूप से प्रशिक्षण जारी रखा, अपने चारों ओर की स्थिति के प्रति सतर्क रहते हुए। इस अवधि में एक अलग स्थिति उत्पन्न हुई। कोई हमेशा मुझे मजाक उड़ाने और अपमानित करने आता था। ठीक उसी समय जब किम सुहो आराम करने वाले थे, किसी ने उन्हें आगे देखने के लिए बुलाया। तभी उन्होंने देखा कि पास का एक छात्र बेझिझक मुझे बेकार कह रहा था, यह कहते हुए कि मैं इतनी हल्की बारबेल भी नहीं उठा सकता। यह देखकर किम सुहो स्पष्ट रूप से गुस्से में थे, लेकिन उनके बगल में एक आदमी ने उन्हें शांत रहने की सलाह दी और कहा कि हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आदमी सत्य कक्षा का अध्यक्ष यी यांग हान था। उसकी सलाह ने किम सुहो को चौंका दिया। यी यांग हान ने समझाया कि ये लोग शिन जोंग हैक हैं और किम हा जिन ने उन्हें अपमानित किया है। इसके अलावा उन्होंने यांग हान ने विश्वास किया कि मैं अभिनय कर रहा था। आखिरकार किम सुहो ने कहा था कि मैंने जिन का हाथ डिसेबल्ड कर दिया था। ऐसा बहादुर रिकॉर्ड शिन जोंग हैक के लोगों द्वारा नहीं सताया जाना चाहिए, सभी की नजरों के सामने। मैं वास्तव में बारबेल नहीं उठा सका। मुझे खड़ा न देखकर किम सुहो गुस्से में आगे बढ़े और जल्द ही मजाक उड़ाने वाले समूह के साथ बहस में पड़ गए। प्रशिक्षण मैदान पर शोर ने अंततः प्रशिक्षक को आकर्षित किया। प्रशिक्षक ने सभी को रोका और फिर सभी को एकत्र किया। कुछ दिन पहले हमने घटनाओं के विश्लेषण पर एक छोटा परीक्षण किया था और अब परिणाम बाहर थे और जल्द ही दीवार पर पोस्ट किए गए थे। कई लोग यह देखने गए कि क्या वे असफल हो गए हैं। परीक्षण रैंकिंग को देखकर मैं वास्तव में पहले था। आखिरकार लेखक के रूप में और अवलोकन और ब्राउजिंग के प्रभाव के साथ यह परिणाम स्वाभाविक रूप से अपेक्षित था। लेकिन तभी मेरे पीछे एक लंबी तलवार गिरने की आवाज आई। रैचेल रैंकिंग को लेकर अविश्वसनीय थी और मैंने भी उसकी सेटिंग याद की। रैचेल एलिजाबेथ लुइस बी देश की एक राजकुमारी जो नए छात्रों में ताकत में तीसरे स्थान पर थी क्यूब में। किम सुहो और शिन जोंग हैक के ठीक पीछे। क्यूब में प्रवेश करने के बाद उसने किसी भी परीक्षण में पहले स्थान को कभी नहीं छोड़ा। आकार की परवाह किए बिना वह अपने परिवार के सम्मान को गिराने नहीं देना चाहती थी। लेकिन आज पहली बार रैचेल ने कक्षा के दौरान रैंकिंग में हार का सामना किया। शिक्षक ने मेरे परीक्षा के लिए उच्च प्रशंसा दी। कुछ सोचने के बाद रैचेल ने भी समझा कि हमारे बीच की दूरी को कम करना मुश्किल होगा। मध्यकालीन परीक्षा के दौरान घटना विश्लेषण एक जटिल और कठिन विषय है और अब यह महत्वपूर्ण है। रैचेल को इस बात की और भी अधिक जिज्ञासा थी कि मैं आमतौर पर क्या अध्ययन करता हूं। वास्तव में मैंने कभी कक्षा में गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। आज कक्षा समाप्त होने के बाद, जैसे कि हमेशा, मैं वापस गया। सत्य की पुस्तक प्राप्त करने के बाद मैं इसका अच्छे उपयोग के लिए तैयार था।
इसलिए मैंने वायलेट बैंकेट पर एक खुफिया एजेंसी बनाई। हालांकि इसकी अब ज्यादा विश्वसनीयता नहीं है जब तक मैं शुरू करने का एक अवसर नहीं ढूंढता। सत्य की पुस्तक के उपयोग के साथ यह निश्चित रूप से ग्राहकों की एक स्थिर धारा को आकर्षित करेगा। एजेंसी को पंजीकृत करने के बाद मैंने हाल ही में जमा किए गए एसपी अंकों को खर्च करने का निर्णय लिया। दूसरे मुख्य कहानी रेखा की शुरुआत। इसका मतलब था कि क्यूब अब एक सुरक्षित आश्रय नहीं था। मेरी वर्तमान क्षमताओं के साथ मैं अकेले जिंक्स का सामना करने के लिए मजबूत नहीं था। शिन जोंग हक द्वारा नेतृत्व किए गए समूह के कारण, जो हमेशा मुझे परेशान करते थे, मेरे एसपी अंक अधिकतम हो गए थे क्योंकि मेरी ओर बढ़ती ध्यान बढ़ गया था। पहले मैंने अपने हथियार को बढ़ाने की इच्छा जताई, डेजर्ट ईगल में एक परिवर्तन विशेषता जोड़ने के लिए ताकि यह एक स्नाइपर राइफल में बदल सके। हालांकि यह दूर की कौड़ी लग रहा था, यह शक्ति बढ़ाने के लिए आवश्यक था। यह संशोधन भी महंगा था। इसकी लागत 250 एसपी थी। सेटिंग्स को सहेजने के बाद मेरा डेजर्ट ईगल जल्दी से एक स्नाइपर राइफल में बदल गया। मैंने सोचा कि अगर मैं इसे बाहर लाता तो सभी हैरान हो जाएंगे। फिलहाल मैंने इसे अपनी पिस्तौल के रूप में रहने दिया। अगला मुझे अपनी क्षमताओं को सेट करना था। यदि प्रतिभाएं अलौकिक घटनाओं पर आधारित हैं जो जादू द्वारा संचालित होती हैं, तो महारत अर्जित प्रशिक्षण के माध्यम से बनती है। एक निशानेबाज के रूप में जीवित रहना और हत्या करना महत्वपूर्ण है। मैंने एक उपयुक्त महारत के बारे में सोचा और एक सरल विवरण लिखा और इसे बनाने के लिए अंक का उपयोग किया। कंप्यूटर ने जल्द ही एक महारत प्रदान की जिसे पार्कौर कहा गया, जिसकी लागत 300 एसपी से अधिक थी। सौभाग्य से पार्कौर के प्रभाव बिल्कुल वही थे जो मुझे चाहिए थे। यह मेरी चपलता और लचीलापन बढ़ाएगा। इससे पहले कि मैं इसका परीक्षण कर पाता, मेरी घड़ी बजी। इस बार यह एक विश्वस्तरीय छात्र के गायब होने के बारे में था। उपन्यास में दूसरा शिकार। जब तक योना का अपहरण नहीं हुआ, तब तक उन गायब छात्रों का शिकार हत्यारे द्वारा किया गया था। हालांकि मैं जानता था कि हत्यारा कौन था, मैं फिर भी एक दर्शक था। जैसे जैसे छात्र एक एक करके गायब होते गए, मैं उपन्यास की दुनिया में भी भ्रमित था। यह सुनिश्चित नहीं था कि समय से पहले हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं। अगले दिन कई छात्र क्यूब के बाहरी प्रशिक्षण मैदान में इकट्ठा हुए। प्रशिक्षक ने घोषणा की कि आज का मुकाबला प्रशिक्षण पहले से अलग होगा। हमारे पीछे एक गुफा में एक कृत्रिम दंगन था जिसे क्यूब द्वारा बनाया गया था, जो असली राक्षसों की नकल करने वाले राक्षस गुड़िया से भरा हुआ था। आज दंगन रेटिंग का अनुकरण था। प्रशिक्षक ने हमें चेतावनी दी कि इसे हल्के में न लें क्योंकि गुड़िया भी जीवन के लिए खतरा थीं। दंगन के बड़े आकार के कारण आज का प्रशिक्षण सत्य कक्षा और खेती कक्षा के बीच एक संयुक्त सत्र था। दोनों कक्षाओं के बीच अस्थायी रूप से टीमें बनाई गई थीं। क्यूब के कृत्रिम दंगन जाल से भरे हुए थे, जिनमें से कुछ जिन्नों द्वारा गुप्त रूप से सेट किए गए थे। बस मामले में मैंने कई विशेषताओं वाले गोलियों को तैयार किया था। तभी अचानक मेरे कंप्यूटर पर एक पॉपअप दिखाई दिया। इसके बाद सेटिंग परिवर्तनों के 3 नोटिफिकेशन आए। मैंने उन परिवर्तनों का कारण बनने वाले व्यक्ति को देखने के लिए चारों ओर देखना शुरू किया। पता चला कि जो युना किमसू के साथ मिलकर अधिक आक्रामक हो गया था और खेती कक्षा के जेडन ने बढ़ती विकास क्षमता हासिल की थी। दूसरा चाई नियन की टीम के साथ था, एक आदमी जिसका नाम स्वेन था, जिसे चाई नियन ने स्पष्ट रूप से किसी अन्य क्लब में देखा था। पहले स्वेन का परिवर्तन उसकी मानसिक दृढ़ता में गिरावट थी।